डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियां खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको ये शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत याफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब ये कहानी अपने सबसे सनसनी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माई FM नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2991 से 3000 तक। इंस्ट्रक्टर सैफ अली, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आप एकेडमी से बाहर के लोगों को अपनी क्लास में शिरकत की इजाजत देंगे? कि लियांशिन ने सैफ अली की तरफ देखते हुए खुलूस से पूछा। यकीनन, मैं मामूल के मुताबिक 10,000 एकेडमी पॉइंट्स अदा करूंगा। मैं इस सफर लार्ज क्लास रूम के अखराजात भी खुद बर्दाश्त करूंगा। एकेडमी से बाहर के लोग। सैफ अली की लियांशिन की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। क्या उसकी इजाजत है? एकेडमी इसके खिलाफ नहीं है, जब तक इंस्ट्रक्टर राजी हो। ये ठीक है, कि लियांशिन ने वजाहत की। मैं जानता हूं कि ये आपके लिए एक मुश्किल दरख्वास्त है, लेकिन इंस्ट्रक्टर सैफ अली, मैं वाकई किसी और के बारे में नहीं सोच सकता जो मेरी भांजी की मदद कर सके। कि लियांशिन की बातें सुनकर राहदारी में मौजूद तलबा और इंस्ट्रक्टर्स खामोश हो गए। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? इंस्ट्रक्टर की वाकई इंस्ट्रक्टर सैफ अली से अपनी भांजी को पढ़ाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। इंस्ट्रक्टर की भांजी के साथ क्या मसला है? अब शायद नहीं जानते क्योंकि अब फ्रेशमैन है, लेकिन इंस्ट्रक्टर की भांजी एक हैरत अंगेज शख्सियत है। वो एक ऐसी जीनियस थीं जिन्हें माथोलॉजी ने खास तौर पर भर्ती किया था, और वो 16 साल की उम्र में ही रिफाइनमेंट रिलिम तक पहुंच चुकी थी। ताहम किसी वजह से माथोलॉजी में दाखिल होने के बाद उनकी तरक्की रुक गई। आखिरकार माथोलॉजी ने उन्हें निकाल दिया, और अब वो हमारे सूबे की नंबर 1 एकेडमी तियानशो यूनिवर्सिटी की गार्ड्स डोमेन एकेडमी में ज़ेरे तालीम है। वो अब तक इस मसले को हल नहीं कर सकी है। ये देख कर के इंस्ट्रक्टर सैफ अली से मदद मांग रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि इंस्ट्रक्टर सैफ अली के पास कोई हल है? ज़्यादातर इम्कान यही है। आखिरकार हम इंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं। हकीकत यह है कि उन्होंने ऐसी दरख्वास्त की, इससे जाहिर होता है कि वो इंस्ट्रक्टर सैफ अली की सलाहियतों को तस्लीम करते हैं। पास खड़े लोग एक दूसरे से बातें करने लगे, और हर कोई तजस्सुस भरी नज़रों से सैफ अली को देखने लगा। वो हैरान थे कि सैफ अली के पास ऐसी कौन सी सलाहियतें हैं जिनकी वजह से उन्हें की लियांशिन की ताईद हासिल हुई। साथ ही वो ये भी समझ गए कि आज से इनकी गार्ड्स डोमेन एकेडमी शायद अपने 5वीं सीनियर इंस्ट्रक्टर का खैर मकदम करने जा रही है। आखिरकार की लियांशिन के अलावा मरियम और एकेडमी के 4 आसमानी बादशाहों में से 2 भी सैफ अली को बहुत तस्लीम करते और उनका एहतराम करते थे। ये सैफ अली के तदरीसी मेयार को जाहिर करने के लिए काफ़ी था। ठीक है, अगली बार जब मेरी क्लास होगी तो आप उन्हें साथ ला सकते हैं, सैफ अली ने सोचने के बाद कहा। कि लियांशिन की दरख्वास्त कबूल करने में उसे कोई खास नुकसान नहीं था, और वो एक बड़े खर्चे से भी बच सकता था। आपका बहुत शुक्रिया, इंस्ट्रक्टर सैफ अली। सैफ अली का जवाब सुनकर कि लियांशिन बहुत खुश हुआ। फौरन ही इसने सैफ अली से इजाज़त ली और अपनी भांजी से राब्ता करने के लिए भागा ताकि उसे जल्द अज जल्द जिनहाई सिटी बुलाया जा सके। इसके बाद जब सैफ अली नीचे पहुंचा और टीचिंग ब्लॉक से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक ज़हूर अहमद इसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। इसके चेहरे पर उदासी और जुनूनियत के तासुरात थे। तुमने वाकई खुद को बहुत अच्छी तरह छुपा कर रखा था, सैफ अली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इस तरह की सलाहियत होगी। ऐसा लगता है कि सदर अवैस रज़ा और मैंने तुम्हें कमतर समझा। ज़हूर अहमद ने सैफ अली को घूरते हुए तंजना कहा। पहले वो लिंग लिंग थी, फिर चिंसियू, अब मरियम और की लियांशिन भी तुम्हारे साथ एहतराम से पेश आ रहे हैं। तुम वाकई इस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर हो। बदकिस्मती से तुम्हारे अकेले की इस शोहरत का क्या फ़ायदा? सदर अवैस रज़ा का असल मंसूबा सिर्फ तुम पर कुछ दबाव डालना था। ताहम अब जब कि तुमने शेडो की इज्जत खाक में मिला दी है, सदर अवैस रज़ा बहुत गुस्से में है। मैंने सुना है कि कालू भाई और दीगर लोग तुम्हें जिनहाई यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाने में शामिल थे। तुम कहना क्या चाहते हो? सैफ अली को अचानक एक बुरा एहसास हुआ। कुछ नहीं, तुम अब जिनहाई यूनिवर्सिटी में एक मशहूर शख्सियत हो। शेडो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? ज़हूर अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा।
ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि कालू भाई और दूसरों के अकाउंट्स छीन लें और उन्हें शेडो से निकाल बाहर करें। आखिरकार शेडो जैसी छोटी जगह तुम जैसे बड़े लोगों को जगह देने की इस्तेताअत नहीं रखती। शेडो वाकई इस वक्त सैफ अली का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। ताहम कालू भाई और सैफ अली के दीगर करीबी दोस्तों के लिए मामला मुख्तलिफ था। अवैस रजा कितना बेरहम है। कालू भाई और दूसरों ने शेडो के साथ कोई गद्दारी नहीं की, सैफ अली ने अपने साथियों के बारे में सोचते हुए सर्द लहजे में कहा। इसके बरक्स कालू भाई और दूसरों के पास ज्यादा बचत नहीं थी। अगरचे ये सच था कि वो औसत दर्जे के मुलाजमीन से कहीं ज्यादा कमा रहे थे, लेकिन उन्होंने गार्ड्स डोमेन में बहुत ज्यादा पैसा भी लगाया था, इसलिए वो उन तमाम सालों में ज्यादा रकम जमा नहीं कर सके थे। कालू भाई और दीगर अब जवान नहीं रहे थे। अगर वो अचानक अपनी आमदनी का जरिया और वो अकाउंट्स खो देते जिन पर उन्होंने बरसों मेहनत की थी, तो मुस्तकबिल में उनके लिए गुजर बिसर करना भी एक मसला बन जाता। किसने कहा था कि वो तुम्हारे साथ शामिल हों? ज़हूर अहमद हंसा। अगर तुम किसी को कसूरवार ठहराना चाहते हो तो खुद को ठहराओ जो इतने मगरूर बने फिरते हो। अगर तुमने एकेडमी में हद से ज्यादा रवैया ना अपनाया होता और शेडो को मजाक ना बनाया होता तो सदर अवैस रजा इतने नाराज ना होते। अच्छा, बहुत अच्छा, सैफ अली भी हंसा। फिर उसने अपनी आंखें सुकेड़ी और कहा, मेरा इरादा तुम लोगों से निमटने का नहीं था अगर तुम मुझे ना उकसाते, लेकिन चूंकि अवैस रजा खेलना चाहता है तो उसे मेरी तरफ से ये कह देना, चूंकि मैं शेडो को उसकी मौजूदा हालत तक पहुंचा सकता हूं तो मैं कुदरती तौर पर उसे गार्ड्स डोमेन से गायब भी कर सकता हूं। ठीक है, मैं ये अल्फाज जरूर पहुंचा दूंगा। ये कहकर ज़हूर अहमद हिकारत आमेज हंसी हंसता हुआ चला गया। मौजूदा शेडो अब पहले जैसी नहीं रही थी। गिल्ड को अब वर्ल्ड डोमिनेशन की पुष्टपनाही हासिल थी। मरियम और कीलियांशन तो दूर की बात, सिविल फायर एडवेंचर टीम भी शेडो को गार्ड्स डोमेन से खत्म नहीं कर सकती थी। दरी असना ज़हूर अहमद के जाने के बाद सैफ अली ने फौरन कालू भाई को फोन किया। सैफ भाई, अचानक फोन कैसे किया? थोड़े मोटे कालू भाई ने हैरत से पूछा। मैंने तुम्हारे मामले के बारे में सुन लिया है, सैफ अली ने माजरत खाहाना अंदाज में कहा। यह सब मेरी गलती है कि तुम लोग। आप क्या बात कर रहे हैं सैफ भाई? ये आपकी गलती कैसे हो सकती है? अवैस रजा ने आपके मामले के बगैर भी हम जैसे पुराने लोगों से छुटकारा पाने के लिए कोई और वजह ढूंढ लेनी थी। मजीद ये कि हम काफी अरसे से इस एहसान फरामोश से बेजार थे। इसके पास कोई सलाहियत नहीं है, फिर भी वो हर रोज आंखें बंद करके हुक्म चिल्लाना चाहता है। हम शेडो छोड़कर बहुत खुश हैं, कालू भाई ने लापरवाही से कहा। और अगर हमने शेडो छोड़ भी दी है तो क्या हुआ? हमारी सलाहियतों के साथ कौन सी गिल्ड हमें भर्ती नहीं करना चाहेगी? ताहम कालू भाई की बातों के बावजूद सैफ अली जानता था कि कालू भाई और दूसरों के लिए किसी अच्छी गिल्ड में शामिल होना आसान नहीं होगा, खास तौर पर अब जबकि वो अपनी 30 की दहाई में थे। अगरचे ये सच था कि गार्ड्स डोमेन में खिलाड़ियों के लिए अपने जंगी मयार को बेहतर बनाने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं थी, लेकिन 30 की दहाई में दाखिल होने के बाद खिलाड़ियों की दिमागी सरगर्मी सुस्त पड़ जाती है। ऐसे खिलाड़ियों के लिए गार्ड्स डोमेन में आला जंगी मयार तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ ताकतें उन नौजवानों को भर्ती करने को तरजीह देती हैं जिनका जंगी मयार ट्रायल टावर की सिर्फ 5वीं मंजिल पर हो, बजाय इसके कि वो 6ठी या 7वें मंजिल के मयार वाले पुराने माहिरीन को भर्ती करें। ये खास तौर पर इस वक्त सच था जब ये पुराने माहिरीन पहले किसी और गिल्ड से ताल्लुक रखते हों। इस बात की कोई जमानत नहीं थी कि ये माहिरीन खुफिया तौर पर जासूस के तौर पर काम न कर रहे हों। इत्तेफाक से मेरे पास तुम लोगों को बताने के लिए कुछ है। मैंने हाल ही में एक गिल्ड बनाई है, तो मैं सोच रहा था कि क्या तुम इसमें शामिल होने में दिलचस्पी रखते हो। चैप्टर 2992 बाब 66 एक वजह। सैफ भाई, क्या आपने एक गिल्ड बना ली है? सैफ अली की बात सुनकर कालू भाई लम्हा भर के लिए दंग रह गया। फिर फौरन ही इसके चेहरे पर जोश व खरूश के तासुरात उभरे और उसने कहा, यह तो बहुत जबरदस्त है, हम जरूर शामिल होंगे। हम तो वैसे भी आपसे इस बारे में राब्ता करने का सोच रहे थे कि इस गिल्ड में शामिल हो जाएं जो क़ियुनल्यू बना रही है। इसके साथ हम मनी ईचर कदीम दुनिया में किसी बड़े काम का आगाज कर सकते हैं। क्या सो क़ियुनल्यू भी एक गिल्ड बना रही है? ये नाम सुनकर सैफ अली के जहन में पुरानी यादें ताज़ा होने लगीं। आइस क्वीन सो क़ियुनल्यू, वो शेडो के 5 शैतानी जर्नलों में से एक थी और वो गिल्ड की चंद नायाब हसीनाओं में से भी एक थी।
अवैस रजा के कजिन भाई ने शुरू में सौकीयुनलियू का पीछा करने की भरपूर कोशिश की थी और अवैस रजा ने भी इस पर काफी दबाव डाला था ताकि उसे अपने कजिन के साथ तल्लुकात उस्तवार करने पर मजबूर कर सके। आखिरकार सौकीयुनलियू इस हरासानी से तंग आ गई और उसने अपना अकाउंट डिलीट करके शेडो छोड़ने का फैसला कर लिया। उस वक्त शेडो के बहुत से बैरूनी अरकान सौकीयुनलियू के मद्दा थे। चुनांचे इसकी रवानगी का इल्म होने पर इन खिलाड़ियों ने भी शेडो छोड़ दिया और सौकीयुनलियू के साथ मिलकर एक एडवेंचर टीम बना ली। जब सौकीयुनलियू ने गिल्ड छोड़ी तो सैफ अली अक्सर कालू भाई के जरिए खुफिया तौर पर शेडो के कुछ वसाइल सौकीयुनलियू की एडवेंचर टीम की मदद के लिए भेजता था। नतीजे के तौर पर सौकीयुनलियू की एडवेंचर टीम ने ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में तेजी से नाम पैदा किया और उन्हें बड़ी गिल्ड्स की जानिब से शमूलियत की बहुत सी पेशकशें मौसूल हुईं। ताहम जहां तक सैफ अली को याद था, सौकीयुनलियू ने कभी भी अपनी एडवेंचर टीम को किसी गिल्ड के साथ जम करने पर इत्तेफाक नहीं किया था। कीयुनलियू के ऐसे ही इरादे हैं, कालू भाई ने जवाब दिया। अब जबकि मनी ईचर कदीम दुनिया अभी खुली है, इसका ख्याल है कि ये एक नई गिल्ड कायम करने का अच्छा मौका है। वो काफी अरसे से इसकी तैयारी कर रही है और इसे कई सरमायाकार भी मिल गए हैं। मैंने सुना है कि उसे मिलने वाला कल सरमाया काफी ज्यादा है। अब बस मनी ईचर कदीम दुनिया में एक गिल्ड बनाना और ये फैसला करना बाकी है कि किस एनपीसी शहर में तरक्की करनी है। जब कीयुनलियू को मालूम हुआ कि हमने शेडो छोड़ दिया है तो उसने हमसे राब्ता किया और शमूलियत के बारे में पूछा। उसने यहां तक कहा कि अगर मैं आपको भी शामिल होने पर राजी कर लूं तो ये बेहतरीन होगा। अब जबकि सब मुत्तफिक हैं, हम मिलकर मनी ईचर कदीम दुनिया में फतूहात का आगाज कर सकते हैं। से सरमायाकार मिल भी गए हैं। सैफ अली के माथे पर हल्की सी शिकन उभरी। जी हां, ये सरमायाकार मनी ईचर कदीम दुनिया पर बड़ा जुआ खेल रहे हैं। इनमें से हर एक ने कीयुनलियू से कम अज कम कई 100 मिलियन का वादा किया है। इतनी रकम से हम जिन हाई सिटी के मरकज में अपना हेड क्वार्टर भी कायम कर सकते हैं। मजीद बरा, इस सरमाए के साथ न सिर्फ हम फौरी तौर पर गिल्ड की कार्रवाइयां शुरू कर सकते हैं, बल्कि हम आज़ाद माहिरीन की एक बड़ी तादाद को भी भर्ती कर सकते हैं। मेरा मानना है कि मनी ईचर कदीम दुनिया में कदम जमाने में हमें 2 माह से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, कालू भाई ने पुरजोश लहजे में कहा। ये देख करके कालू भाई अपनी बात जारी रखने वाला है, सैफ अली ने फौरन इसे टोका और कहा, कालू भाई, मेरा इस गिल्ड के लिए कोई सरमायाकारी लेने का इरादा नहीं है। कोई सरमायाकारी नहीं? सैफ अली की बात सुनकर कालू भाई इसे दोबारा देखने पर मजबूर हो गया। सैफ भाई, अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे गॉड्स डोमेन के आगाज पर थे। इस वक्त हर कोई गॉड्स डोमेन को सिर्फ एक गेम समझता था, लेकिन अब गॉड्स डोमेन हकीकी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। अगरचे मनी ईचर कदीम दुनिया का आगाज गिल्ड कायम करने का एक अच्छा मौका है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि गिल्ड के कयाम पर बहुत पैसा खर्च होता है। अगर हम काफी फवाइद पेश नहीं करेंगे तो खिलाड़ियों को शामिल होने की तरगीब देने का कोई तरीका नहीं है। मजीद ये कि जब तक गिल्ड मुनाफा कमाना शुरू नहीं करती, इसे बहुत से लोगों की कफालत करनी होती है। मैं समझता हूं, सैफ अली ने सर हिलाया। फिर उसने मुस्करा कर कहा, लेकिन मैं इन मसाइल का कोई हल निकाल लूंगा। तो क्या आप मेरे फैसले के बारे में जानने के बाद भी मेरी गिल्ड में शामिल होने के लिए तैयार हैं? सैफ अली कुदरती तौर पर इन मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ था जो गॉड्स डोमेन में गिल्ड कायम करते वक्त पेश आते हैं। यही वजह थी कि इसने पहले कैंडल लाइट होटल कायम करने का इंतखाब किया। बहरहाल, एक गिल्ड को बरकरार रखना कोई आसान काम नहीं था। यह खास तौर पर इस वक्त सच था जब गिल्ड के पास अब भी अपना इलाका और गिल्ड टाउन मौजूद ना हो। वो गिल्ड के अरकान से मुफ्त काम करने का मुतालबा नहीं कर सकता था। लोगों को जिंदगी गुजारने के लिए वसाइल की जरूरत होती है। गिल्ड का नाम क्या है? कालू भाई ने जवाब देने के बजाय तजस्सुस से पूछा। जीरो विंग। ये फी अलहाल एक छोटी गिल्ड है जिसके सिर्फ चंद अरकान हैं, सैफ अली ने कहा। जीरो विंग? सर हिलाते हुए कालू भाई ने कहा, अच्छा नाम है। मैं फौरन दूसरों से राब्ता करता हूं और गेम में अब से मिलता हूं। ठीक है। 100 फेलोसिटी आ जाओ, मैं तुम लोगों को लेवल बढ़ाने के लिए बाहर ले जाऊंगा, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। तय पाया, कालू भाई ने एक बेबस मुस्कुराहट के साथ कहा। लेकिन मुझे इस बारे में कीयुनलियू से भी बात करनी होगी। आखिरकार वो खुलूस के साथ हमारे पास आई थी। क्या तुम्हारे पास इसे हमारे साथ शामिल करने का कोई तरीका है? सैफ अली ने पूछा। अगर वो हमारे साथ शामिल हो जाती है
तो इससे हमारी गिल्ड की इंतजामिया और मजमूई ताकत में नुमाया इजाफा होगा। सो क्यूनल्यू व शेडो के 5 शैतानी जर्नेलों में से एक रह चुकी थी, इसलिए इसकी जंगी महारत और टैलेंट किसी तारुफ का मोहताज नहीं था। वो सिर्फ इसलिए अपनी हकीकी सलाहियतों का इदराक नहीं कर सकी थी क्योंकि शेडो में क़याम के दौरान उसे काफ़ी वसाइल नहीं मिल सके थे। सैफ अली की पिछली जिंदगी में सो क्यूनल्यू ज़ीरो विंग में 5 की एक मुस्तनद माहिर थी। अगर वो सो क्यूनल्यू को दोबारा ज़ीरो विंग में शामिल करने में कामयाब हो जाता तो बिलाशुबा इससे इसे बहुत मदद मिलती। मुझे डर है कि ये मुश्किल होगा, कालू भाई ने सर हिलाते हुए कहा। सैफ भाई, अब को मालूम होना चाहिए कि अब उसकी अपनी टीम है, इसे इन लोगों के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। मजीद ये कि उसने इन सरमायाकारों को राजी करने के लिए बहुत मेहनत की है। इसे इन सरमायाकारों को छोड़कर हमारे साथ शामिल होने पर राजी करना बहुत मुश्किल होगा। जब तक हम उसे कोई ठोस वजह फराहम नहीं करते, वो कतई तौर पर यह खतरा मोल नहीं लेगी। एक ठोस वजह? थोड़ी देर सोचने के बाद सैफ अली मुस्कुराया और बोला, ठीक है, इसे कॉल करो और मैं इसे एक ठोस वजह दूंगा। चैप्टर 2993 बॉब 67 ज़ीरो विंग के फवाइद। मनी ईचर कदीम दुनिया 100 फ्लो सिटी। शहर के शानदार और कदीम प्लाजा में रोजाना तकरीबन 30 से 50 हज़ार नए खिलाड़ी नमूदार होते थे। खिलाड़ियों की इस बड़ी आमद ने इस शहर को, जिस पर कभी एनपीसीज का गलबा था, तेजी से खिलाड़ियों के गलबे वाले शहर में बदल दिया। तो यह है मनी ईचर कदीम दुनिया। यहां माना कितना कसीफ है। तो इसीलिए मुख्तलिफ ताकतें इस मुहिम का हिस्सा बनने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। प्लाजा में अभी नमूदार होने वाले सैकड़ों खिलाड़ियों में से इब्तिदाई लिबास पहने हुए चंद दर्जन खिलाड़ियों के चेहरों पर उम्मीद और तजस्सुस के तासुरात थे। आसपास के ज्यादातर खिलाड़ियों के बरक्स, उन चंद दर्जन खिलाड़ियों की औसत उम्र 30 साल के लगभग मालूम होती थी। इनमें से कुछ तो 35 साल इससे भी ज्यादा उम्र के लग रहे थे। इन खिलाड़ियों को मौजूदा गार्ड्स डोमेन में पुरानी नस्ल के खिलाड़ी करार दिया जा सकता था। कालू भाई, क्या गिल्ड लीडर का इसी जगह तरक्की करने का इरादा है? ये बुरी जगह नहीं है। यहां खिलाड़ियों की आमदोरफ्त शाही दारुल हुकूमतों के बराबर है। मुस्तकबिल में हमारे लिए खिलाड़ियों को भर्ती करना बहुत आसान होगा। लेकिन हम यहां सबसे चंद दिन देर से आए हैं। हमारे पास अभी कोई अच्छा सामान भी नहीं है। मुझे डर है कि अगर हम दूसरों के बराबर आना चाहते हैं तो हमें इजाफी वक्त काम करना पड़ेगा। कालू भाई, क्या गिल्ड लीडर के जहन में कोई इंतजामात हैं? तजर्बाकार खिलाड़ियों के ग्रुप ने अपने ग्रुप के सरबराह के तौर पर खड़े थोड़े से मोटे आदमी की तरफ देखते हुए एक के बाद एक सवालात किए। उनके चेहरे तवक्कुआत से भरे हुए थे। चूंकि सैफ भाई ने हमें यहां आने को कहा है, तो वो यकीनन इस जगह को 20 के तौर पर इस्तेमाल करने का सोच रहे होंगे। कालू भाई ने सबका जोश देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अगरचे सैफ भाई कहते हैं कि उन्होंने अपनी गिल्ड पहले ही कायम कर ली है, लेकिन मुझे अब भी नहीं मालूम कि इसके अर्द गिर्द की असल सूरत हाल क्या है। हमें पहले गिल्ड में शामिल होने की दरख्वास्त देनी चाहिए और देखना चाहिए कि सैफ भाई ने हमारे लिए क्या इंतजामात किए हैं। सब ने सर हिलाया और कालू भाई के पीछे एडवेंचरर्स एसोसिएशन की तरफ चल दिए। फिर उन्होंने ज़ीरो विंग में शामिल होने की दरख्वास्त दी। दरी असना, सैफ अली, जो एडवेंचरर्स एसोसिएशन के आर्जी गिल्ड लाउंज में गिल्ड के इंतजामी निज़ाम और पॉइंट सिस्टम की मंसूबाबंदी कर रहा था, कालू भाई को लाउंज में दाखिल होते देखकर मुस्कराए बगैर न रह सका। क्या तुम कुछ ज्यादा ही तेजी से नहीं आ गए? मैंने अभी गिल्ड के कवानीन तरतीब देना खत्म ही किए हैं और तुम सबको यहां ले भी आए हो। बहरहाल, आओ और उन कवानीन पर एक नज़र डालो जो मैंने तय किए हैं। गिल्ड बनाना कोई आसान काम नहीं था। गिल्ड के आगाज के दौरान गिल्ड के तंजीमी ढांचे और तरक्की के निज़ाम को दुरुस्त करना खास तौर पर अहम था। अगर इन मामलात को सही तरीके से न निपटाया गया तो मुस्तकबिल में मजीद खिलाड़ियों के गिल्ड में शामिल होने पर बड़े मसाइल पैदा हो सकते थे। ताहम सैफ अली उन मामलात से पहले ही वाकिफ था, इसलिए इसे सब कुछ लिखने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सैफ अली के तय करदा कवानीन पढ़ने के बाद कालू भाई माथे पर शिकन लाए बगैर न रह सका और बोला, गिल्ड लीडर, मेरा ख्याल है कि अरकान के लिए अब की शराइत बहुत सख्त। अब सिर्फ बैरूनी अरकान के लिए ट्रायल टावर की 5वीं मंजिल के आखिरी मरहले के जंगी मेयार का मुतालबा कर रहे हैं। ये तो मौजूदा आम माहिर के मेयार से भी ज्यादा है। इतने मेयार के साथ अब किसी थर्ड रेट गिल्ड में कम अज कम अंदरूनी रुकन बन सकते हैं।
अब तो ऑफिशियल मेंबर्स के लिए छठी मंजिल के दरमियानी मरहले और अंदरूनी मेंबर्स के लिए 7वें मंजिल के इब्तिदाई मरहले का मेयार मांग रहे हैं। कालू भाई को लगा कि सैफ अली मजाक कर रहा है जब उसने मुख्तलिफ रैंक की ज़रूरियात को पढ़ा। ये मालूम होना चाहिए कि उन जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ी भी सिर्फ 7वें मंजिल के इब्तिदाई मरहले के मेयार पर थे। दरी असना उन्हें पहले ही गार्ड्स डोमेन में फर्स्ट रेट माहिरीन समझा जाता था, वरना सौकीयुनलू ने उन्हें मिलकर गिल्ड बनाने की दावत ना दी होती। मौजूदा गार्ड्स डोमेन में एक फर्स्ट रेट माहिर किसी फर्स्ट रेट गिल्ड में कम अज कम एक इलियट मेंबर का सलूक हासिल कर सकता था, जबकि ज्यादातर को बुनियादी अरकान का सलूक मिलता था। एक छोटी गिल्ड में एक फर्स्ट रेट माहिर को गिल्ड एग्जीक्यूटिव या किसी लश्कर के नायब कमांडर का ओहदा दिया जाता था। फिर भी जीरो विंग में फर्स्ट रेट माहिरीन सिर्फ अंदरूनी अरकान बनने के अहल थे। मौजूदा गार्ड्स डोमेन के लिए ये ज़रूरियात वाकई थोड़ी ज़्यादा हैं। सैफ अली ने कालू भाई की तशखीस पर हैरत का इजहार किए बगैर कहा। ताहम उसने इस मामले पर मजीद वजाहत नहीं की। इसके बजाय उसने मुस्करा कर पूछा, सौकीयुनलू के साथ तुम्हारी बातचीत कैसी रही? वो कहती है कि वो पहले तफसील से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन हमें पहले रॉक डेविल सिटी जाना होगा। इसके अलावा वो इस वक्त सरमायाकारों के साथ मीटिंग में है, इसलिए हमसे मिलने में इसे मजीद 6-7 घंटे लगेंगे। कालू भाई ने सर हिलाते हुए कहा। इसके रद्द अमल को देखते हुए मुझे लगता है कि इसके ख्यालात को बदलना मुश्किल होगा। आखिरकार इसके सामने 1 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी मौजूद है। जब तक वो मिलने पर राजी हो गई है, ठीक है, सैफ अली ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। चूंकि हमारे पास ज़ाये करने के लिए मजीद 6 घंटे हैं, जाओ और सबको इकट्ठा करो। चूंकि सब मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, मैं कुदरती तौर पर अब सबके साथ बुरा सलूक नहीं कर सकता। गिल्ड लीडर, कहीं अब हमारे लिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी निकालने का तो नहीं सोच रहे? जब कालू भाई ने सैफ अली की बात सुनी तो उसने जल्दी से कहा, हो सकता है कि हमने उन तमाम सालों में ज्यादा बचत ना की हो, लेकिन हम जो कुछ हमारे पास है इससे गुजारा कर सकते हैं। आपको अपनी जेब खाली करने की जरूरत नहीं है। कालू भाई की परेशानी देखकर सैफ अली हंसा और बोला, तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं? क्या तुम्हें अभी ये नहीं लग रहा था कि मैंने गिल्ड के मेयार बहुत ज्यादा रखे हैं? मैं तुम लोगों को ये दिखाने का इरादा रखता हूं कि आया हमारी गिल्ड जो फवाइद पेश करती है वो उन आला जरूरियात के काबिल हैं या नहीं। क्या ऐसी बात है? मैं उन्हें बिला लाता हूं। फिर कालू भाई ने सर हिलाया और लाउंज से चला गया। थोड़ी देर बाद लाउंज में 63 खिलाड़ी जमा हो गए। इनमें से हर एक खिलाड़ी माजी में शेडो में फर्स्ट रेट माहिर रह चुका था, और उनमें से चंद तो माजी में शेडो की मरकजी फोर्स में टीम लीडर और नायब टीम लीडर भी थे। अगर उनकी बढ़ती हुई उम्र और जमूत का शिकार तरक्की ना होती तो अवैस रजा इतना बेरहम ना होता कि एक ही वक्त में गिल्ड से इतने सारे फर्स्ट रेट माहिरीन को फारिग कर देता। गिल्ड लीडर, अपने हमें किस लिए बुलाया है? क्या हम ग्राइंडिंग के लिए बाहर जा रहे हैं? जब सब ने सैफ अली की तरफ देखा तो उनके चेहरों पर जोशो खरूश के तासुरात नुमाया थे। जब से सैफ अली शेडो का गिल्ड लीडर बना था, उन्हें वाकई कभी टीम बनाने का मौका नहीं मिला था। चुनांचे आखिरी बार जब उन्होंने टीम बनाई और मिलकर ग्राइंडिंग की थी, इससे बहुत बहुत तवील अरसा गुजर चुका था। नहीं, मैंने आपको यहां सिर्फ गिल्ड के अंदरूनी मेंबर के फवाइद तकसीम करने के लिए बुलाया है, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। मेरा मानना है कि अब सब मनी ईचर कदीम दुनिया की इनफरादियत से वाकिफ होंगे। यहां आपको अपनी माना बॉडीज को दोबारा तश्कील देने का मौका मिलता है। हो सकता है कि हमारी गिल्ड के पास अभी बहुत ज्यादा फंड्स और वसाइल ना हों, लेकिन हमारी गिल्ड के पास एक माना लीगेसी है जो आपको एक बेहतर माना बॉडी बनाने में मदद दे सकती। ये कहने के बाद सैफ अली ने मेमोरी क्रिस्टल्स निकाले जो उसने पहले से तैयार कर रखे थे और कमरे में मौजूद हर शख्स को एक एक तकसीम कर दिया। ये है एक माना तकनीक। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? क्या माना तकनीकें नाकाबिल यकीन हद तक नायाब नहीं होती? यहां तक कि फर्स्ट रेट गिल्ड्स के पास भी बमुश्किल ही कोई होती है। जब कालू भाई और दूसरों ने मेमोरी क्रिस्टल्स में रिकॉर्ड शुदा होली इनाहिलेशन माना तकनीक देखी तो वो अपनी आंखों पर यकीन न कर सके। गिल्ड लीडर, क्या आपने किसी खुदा का खजाना लूटा है? कालू भाई ने सैफ अली की तरफ देखते हुए पूछा। इसका चेहरा नाकाबिल बयान सदमे से भरा हुआ था। ये मालूम होना चाहिए कि माना तकनीकें खिलाड़ियों के लिए माना पर अपना कंट्रोल बेहतर बनाने के बेहतरीन तरीकों में से एक थी, और माना तकनीक की हर कापी की कीमत 10,000 गोल्ड से ज्यादा थी। फिर भी
सैफ अली 63 कापियां ले आया था। ताहम सैफ अली सिर्फ हंसा और कालू भाई के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए जल्दी से इसे सीखें और अपनी माना बॉडीज को दोबारा तश्कील देने के लिए कोलोज़ेम की तरफ चल। हमें अभी 100 कीयूनल्यू से मलना है और उसे एक ठोस वजह देनी है। ठीक है, वक्त महदूद है। कालू भाई के चेहरे पर भी सैफ अली की बात सुनकर दूसरों की तरह जोशो खरूश के तासुरात उभरे। हम अभी जाते हैं। चैप्टर 2994 बाब 68 सैफ अली के जराए। गार्ड्स डोमेन में माना डोमेन लीगेसीज की नायाबी की वजह से यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के परवान चढ़ाए गए बासलाहियत अफराद को भी इन तक रसाई हासिल करने में दुश्वारी होती थी। कालू भाई और दूसरों को सैफ अली से मेमोरी क्रिस्टल्स मिलने के बाद इनमें से हर एक ने होली इनाहिलेशन माना तकनीक हासिल करने के लिए एडवेंचरर्स एसोसिएशन में एक एडवांस ट्रेनिंग रूम किराए पर लिया। फिर 1 घंटे से भी कम वक्त में सब ने मेमोरी क्रिस्टल्स में मौजूद तमाम मालूमात को कामयाबी से जज्ब कर लिया। गिल्ड लीडर, आपकी इस माना तकनीक का रैंक क्या है? ये बहुत ताकतवर महसूस होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप माना को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये माना तकनीक मुख्तलिफ इनफरादी अनासिर को चैनल करने और उन्हें बैक वक्त इस्तेमाल करने के लिए मुतअद्दिद जादुई सफ़ों का इस्तेमाल करती है। कालू भाई ने हासिल करदा मालूमात पर अमल दरामद के बाद पुरजोश लहजे में कहा, अगरचे होली इनाहिलेशन तलवार की एक तकनीक थी, लेकिन जिस तरीके से ये तकनीक माना का इस्तेमाल करती थी वो हैरान कुन था। ये इस तरीके से बिल्कुल मुख्तलिफ था जिस तरह वो आम तौर पर माना का इस्तेमाल करता था। अगरचे वो सौर ज़मीन खिलाड़ी नहीं था, फिर भी उसे इस तकनीक से नुमायां फायदा हुआ। कैसा रहा? क्या अब आपको अपनी माना बॉडी को बेहतर बनाने का यकीन है? सैफ अली ने कालू भाई का जोश देखकर हंसते हुए पूछा। होली इनाहिलेशन तकनीक की ताकत के बारे में इससे बेहतर किसी को अंदाजा नहीं था। आखिरकार यह हेवनली ब्यू सेनेट की हतमी तकनीक थी। ये मालूम होना चाहिए कि इस सेनेटर का खिताब सिर्फ उन लोगों को दिया जाता था जो किसी खास शोबे की इंतहा तक पहुंच चुके हों। यहां तक कि तिरछे के खुदाओं में भी शाज़ो नादिर ही कोई ऐसा मिलता जो ऐसा कारनामा अंजाम देने के काबिल हो। जब अपने अपने शोबा हाय महारत में मुकाबला होता तो सेनेट खुदाओं से भी ज्यादा ताकतवर होते थे। एडवांस्ड सिल्वर माना पर मेरे मौजूदा कंट्रोल और जंगी मयार के साथ मुझे एडवांस्ड सिल्वर माना बॉडी हासिल करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, कालू भाई ने जोश से कहा। दरी असना, कालू भाई का जवाब सुनकर वहां मौजूद दीगर तमाम लोगों के चेहरों पर भी उम्मीद और तवक्कुआत के तासुरात उभरने लगे। माजी में सिल्वर माना बॉडी हासिल करना उनके लिए एक ख्वाब से कम नहीं था। इनमें से सबसे ताकतवर भी सिर्फ एडवांस्ड ब्रॉन्ज माना बॉडी हासिल करने में कामयाब रहा था। दरी असना, ये मालूम होना चाहिए कि ज्यादातर प्रचार माहिरीन के पास सिर्फ बेसिक सिल्वर माना बॉडीज होती थीं। यहां तक कि कुछ 5 माहिरीन ऐसे भी थे जिनके पास सिर्फ सिल्वर माना बॉडीज थीं। अगर वो अब अपने लिए एडवांस्ड सिल्वर माना बॉडी हासिल कर लेते तो प्रचार तक पहुंचना अब ख्वाब नहीं रहेगा। एडवांस्ड सिल्वर, सैफ अली ने कालू भाई का जवाब सुनकर सर हिला दिया। ये अब भी थोड़ा कम है। अगर आप मुस्तकबिल में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको कम अज कम गोल्ड माना बॉडी की जरूरत होगी। गोल्ड? सैफ अली की बात सुनकर कालू भाई लम्हा भर के लिए गुंग रह गया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? माना पर हमारे कंट्रोल को एक तरफ रखें, हमारे जंगी मयार तो इस मयार पर पूरा ही नहीं उतरते। जब वो अब भी शेडो की मिडिल मैनेजमेंट में काम कर रहा था, उसने मनी ईचर कदीम दुनिया के कोलोज़ेम पर तहकीक की थी। अगरचे ये सच था कि मनी ईचर कदीम दुनिया हर किसी को अपनी माना बॉडी को दोबारा तश्कील देने का मौका फराहम करती है, लेकिन इस मौका को हासिल करना आसान नहीं था। अगर खिलाड़ी गोल्ड माना बॉडी हासिल करना चाहते थे तो उन्हें कोलोज़ेम का गोल्ड चैलेंज कबूल करना पड़ता था। दरी असना, गोल्ड चैलेंज खिलाड़ियों के जंगी मयार पर बहुत ज्यादा शर्त रखता था। कम अज कम गोल्ड चैलेंज पास करने के लिए एक हाफ स्टेप रिफाइनमेंट रिलिम माहिर की जरूरत थी जो टॉप सामान से लैस हो। फी अलहाल वो महज ट्रायल टावर के 7वें मंजिल के दरमियानी मरहले के मयार पर था। वो हाफ स्टेप रिफाइनमेंट रिलिम के मयार तक पहुंचने से अभी थोड़ा दौर था। वो सिर्फ इब्तिदाई सामान से लैस था। इसकी मौजूदा हालत में वो ज्यादा से ज्यादा सिल्वर चैलेंज मुकम्मल कर सकता था। दरी असना, बाकी सब ने भी कालू भाई की बात से इत्तेफाक करते हुए सर हिलाया। अगर वो कर सकते तो वो कुदरती तौर पर गोल्ड माना बॉडी हासिल करने की कोशिश करते। बदकिस्मती से
गार्ड्स डोमेन एक जालिम जगह थी। अक्सर अगर कोई खजाना किसी की आंखों के सामने रखा हो तब भी वो इसे हासिल नहीं कर पाता अगर इसमें ताकत की कमी हो। कोलोसेम दूसरों को चैलेंजर की तरफ से चैलेंज लेने की इजाजत नहीं देता, लेकिन ये दूसरों को साइड से रहनुमाई फराहम करने से नहीं रोकता। मैं बाद में अब सबको हिदायत दूंगा। अगरचे मैं इस बात की जमानत नहीं दे सकता कि अब में से हर कोई कामयाब हो जाएगा, लेकिन मैं कम अज कम आपको पास होने का इम्कान दे सकता हूं। सैफ अली ने सबके एतमाद की कमी देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हमें पास होने का इम्कान देंगे। कालू भाई सैफ अली की बात सुनकर ये सोचे बगैर न रह सका कि वो उनके साथ मजाक कर रहा है। वो सैफ अली के हालिया रवैये से थोड़ा उलझन का शिकार भी था। ऐसा महसूस होता था कि सैफ अली बिल्कुल एक मुख्तलिफ शख्स बन गया है। ये खास तौर पर इस वक्त सच साबित हुआ जब उसे मालूम हुआ कि आमना और कीलेशान ने सैफ अली की क्लास में शिरकत की थी। ये मालूम होना चाहिए कि आमना एक मुस्तनद रिफाइनमेंट रीलिम माहिर थी, जबकि कीलेशान एक साबिका फ्लोइंग वाटर रीलिम माहिर था। ताहम अगरचे सैफ अली के पास तदरीस की नाकाबिल यकीन सलाहियतें थीं, फिर भी ये कहना बहुत बईद अज़ क़ियास था कि इसके इशारे उन्हें गोल्ड चैलेंज पास करने में मदद दे सकते हैं। ये मालूम होना चाहिए कि टीम के मैार पर लड़ाई बहुत तेज रफ्तारी से होती थी। जिंदगी और मौत का फैसला एक लम्हे में हो सकता था। अगरचे साइड से रहनुमाई फराहम करने वाला कोई मजबूत शख्स वाकई थोड़ी मदद करेगा, लेकिन इस तरीके से हासिल होने वाली मदद की मिकदार महदूद। चुल्लू बस चलते हैं और पहले एक कोशिश करते हैं। सैफ अली ने मजीद वजाहत करने की जहमत नहीं की। अगर हम नाकाम भी हो गए तो हम सिर्फ चंद सके ही खोएंगे। एक आम माहिर की रहनुमाई के महदूद नताइज बरामद हो सकते हैं, लेकिन डोमेन रीलिम माहिर के इशारे एक अलग कहानी थे। एक डोमेन रीलिम माहिर अपने गिरदोनवा पर गैर इंसानी कंट्रोल रखता था, इसलिए उनके लिए दूसरों की इस तरह रहनुमाई करना मुकम्मल तौर पर मुमकिन था जैसे वो अपने हथियारों को चला रहे। अगरचे तासीर काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन डोमेन रीलिम माहिर की रहनुमाई में कोई शख्स हाफ स्टेप रिफाइनमेंट रीलिम के मेयार से ज़्यादा जंगी मेयार हासिल कर सकता था। मजीद ये कि कालू भाई और दूसरे पहले ही हाफ स्टेप रिफाइनमेंट रीलिम के मेयार तक पहुंचने के करीब थे। इससे उनकी रहनुमाई करना और भी आसान हो जाएगा। अगरचे सैफ अली उन्हें एक एपिक चैलेंज मुकम्मल करने में मदद नहीं दे सकता था, लेकिन गोल्ड चैलेंज मुकम्मल करना नामुमकिन नहीं था। कालू भाई और दूसरों के जंगी मेयार ट्रायल टावर की 7वीं मंजिल के मेयार पर अटके हुए हो सकते थे, लेकिन उनके पास जंगी तजुर्बे की दौलत थी। खित्ता ज़मीन के इस्तेमाल, जंगी हिकमत अमलियों, स्कल और स्पेल के इस्तेमाल और माना कंट्रोल के बारे में उनका इल्म नौजवान रिफाइनमेंट रीलिम माहिरीन के बराबर था। चुनांचे सैफ अली ने उन्हें एक मौका देने का फैसला किया। दरीं असना सबको लगा कि सैफ अली की बात दुरुस्त है, इसलिए वो तेजी से सैफ अली के पीछे कोलोसेम की तरफ चल दिए। चैप्टर 2995 बाब 69 खौफनाक माना। मनी ईचर कदीम दुनिया, रॉक डेविल सिटी। पहाड़ों की गहराई में वाक़े एक शहर के तौर पर रॉक डेविल सिटी एक पहाड़ की चोटी पर वाक़े था, जहां से अर्द गिर्द के पहाड़ों का नज़ारा होता था, जबकि शहर हल्की सी धुंध में घिरा हुआ था। यहाँ के शानदार मनाजिर की वजह से रॉक डेविल सिटी मनी ईचर कदीम दुनिया के खिलने के चंद दिन बाद ही खिलाड़ियों से भर गया। अब शहर के खिलाड़ियों की आबादी 10 मिलियन से तजावुज कर चुकी थी और इसे पूरी मनी ईचर कदीम दुनिया के तकरीबन 1000 शहरों में औसत से बेहतर समझा जा सकता था। शानदार मनाजिर के अलावा रॉक डेविल सिटी में कुछ ऐसा भी था जो दूसरे एनपीसी शहरों में नहीं था। 1000 स्टार्स टावर। 1000 स्टार्स टावर एक कदीम तामीर थी जिसकी ऊंचाई कई हजार मीटर थी। इस टावर की मौजूदगी की वजह से ही बहुत सी ताकतों ने यहां अपना बीस कायम करने का इंतखाब किया था। 1000 स्टार्स टावर बुनियादी तौर पर एक सपर साइज का होटल था। जब तक कोई किराया अदा कर सकता था, वो टावर के अंदर एक ऐसी रहाइशगाह किराए पर ले सकता था जिसमें बड़ी तादाद में खिलाड़ी समा सकें। ये रहाइशगाहें एक लिहाज से किराए पर ली गई गिल्ड रहाइशगाहें थीं। दरीं असना 1000 स्टार्स टावर के दरमियानी जोन में लेवल 100 के डार्क गोल्ड सामान में मलबूस कई सौ खिलाड़ी एक ऐसी रहाइशगाह में जमा थे जो एक बड़ी दुकान के बराबर थे। ये खिलाड़ी मुख्तलिफ उम्रों के थे, जिनमें सबसे छोटा सिर्फ 20 साल का था जबकि सबसे बड़ा 50 की दहाई में था। इन तमाम खिलाड़ियों के गिर्द एक फैसला कुन फिजा थी और कोई भी एक नज़र में बता सकता था कि ये लोग लड़ाई के माहिर थे। वो बिलाशुबा ऐसे माहिरीन थे जिन्होंने जिंदगी और मौत के मुतअद्दिद आजमाइशों का तजुर्बा किया था। वो मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स के परवान चढ़ाए गए महफूज टैलेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। कमांडर
کیا ان سے بات کرنے کی ضرورت بھی ہے؟ کہ ایک گنجے ادھیڑ عمر گارڈین نائٹ نے اپنے سامنے موجود خوبصورت اور دلکش خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لیول 102 کا گارڈین نائٹ اپنی عمر کے 40 کی دہائی کے وسط میں لگ رہا تھا اور اس نے گہرے سرمئی رنگ کی بھاری زرہ پہنی ہوئی تھی، جبکہ اپنی پیٹھ پر ایک نیزہ اور ڈھال اٹھا رکھی تھی۔ بالکل نوبل ہلکے نیلے رنگ کے لبادے میں ملبوس خاتون نے کھڑکی سے باہر پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے تازگی بخش چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، ہم اس وقت بلیک ڈریگن ایمپائر میں صرف اس لیے ایڈونچر ٹیم بنانے کے قابل ہوئے تھے کیونکہ کالو بھائی اور گلڈ لیڈر خفیہ طور پر ہماری حمایت کر رہے تھے۔ ہمیں اس وقت ماہرین کی بھی ضرورت ہے۔ اب جب کہ انہیں شیڈو سے نکال دیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ گلڈ لیڈر سرمایہ کاروں کے بغیر کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ کیسے مذاکرات کریں گے؟ گنجے نائٹ نے کہا۔ موجودہ گارڈز ڈومین اب ویسا نہیں رہا جیسا 10 سال پہلے تھا۔ ایک بڑی گلڈ قائم کرنا ایک لسٹڈ کمپنی قائم کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ گلڈ کے ہر پہلو کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس پیسہ ہوتا تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن کیا ان کے پاس ہے؟ مزید یہ کہ اگر ان کے پاس پیسہ ہو بھی، تب بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ گلڈ لیڈر بننے کے اہل ہیں۔ وقت بدل گیا ہے اور طاقت ہی سب کچھ ہے۔ وہ اپنی انتہا پر بھی محض 1-3 ماہر ہیں اور ان کا جنگی معیار زیادہ سے زیادہ ہاف سٹپ ریفائنمنٹ ریلم پر ہے۔ وہ اب سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں کمانڈر؟ گارڈین نائٹ کی بات سن کر قریب موجود کئی سو کھلاڑیوں نے اتفاق میں سر ہلایا۔ اس وقت سوقیونلیو پہلے ہی ٹرچار کی چوٹی پر کھڑی ایک ماہر بن چکی تھی اور وہ بلیک ڈریگن ایمپائر میں بھی ایک معروف ماہر تھی۔ وہ اس وقت سے بالکل مختلف تھی جب وہ شیڈو کے 5 شیطانی جرنیلوں میں سے ایک تھی۔ اس کی طاقت کی وجہ سے ہی وہ سرمایہ کار انہیں گلڈ قائم کرنے میں مدد کے لیے اتنی بڑی رقم لگانے کے لیے تیار تھے۔ وہ الگ بات ہے، میں صرف خوش قسمت تھی کہ مجھے بریک تھرو مل گیا، سوقیونلیو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے گلڈ لیڈر کے عہدے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ذاتی طور پر میں ترجیح دوں گی کہ اگر ہم گلڈ لیڈر اور دوسروں کو اپنی طرف کھینچ سکیں، اس طرح ہماری گلڈ کی ترقی کا وقت زیادہ مستحکم ہوگا۔ اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے تو ہم قدرتی طور پر اس کی تعمیل کریں گے، گارڈین نائٹ نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ ہنسا اور اپنی بات جاری رکھی، اس کے علاوہ آپ کو انہیں قائل کرنے کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر کار انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت کتنے طاقتور ہیں۔ وہ شاید اب بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ ہم ایک کمزور ایڈونچر ٹیم ہیں۔ شیڈو اسٹار مون کنگڈم میں مقیم تھا، اس لیے وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ بلیک ڈریگن ایمپائر میں ان کی ایڈونچر ٹیم کیسی کارکردگی دکھا رہی ہے اور ان کی ایڈونچر ٹیم نے کتنی بہتری کی ہے۔ شروع میں ان کی ایڈونچر ٹیم صرف کئی سو کھلاڑیوں کے ایک چھوٹے سے گروپ کے طور پر شروع ہوئی تھی۔ اب تاہم ایڈونچر ٹیم کے پہلے ہی کئی ہزار ارکان تھے۔ مزید یہ کہ ان کی ایڈونچر ٹیم میں 3 ریفائنمنٹ ریلم ماہرین، 10 ہاف سٹپ ریفائنمنٹ ریلم ماہرین اور تقریباً 200 فرسٹ ریٹ ماہرین تھے۔ یہ کہنا مبالغہ آرائی نہیں تھی کہ ان کی ایڈونچر ٹیم کی مرکزی فورس شیڈو کی مرکزی فورس سے زیادہ طاقتور تھی، ورنہ وہ راک ڈیول سٹی نہ آتے اور 1000 سٹارز ٹاور کے درمیانی زون میں رہائش گاہ حاصل کرنے کے قابل نہ ہوتے۔ آخر کار یہاں رہائش گاہ کرائے پر لینے کی لاگت 1,00,000 گولڈ اور 1,00,000 میجک کرسٹلز ماہانہ تھی۔ کیا مقررہ وقت قریب نہیں ہے؟ وہ ابھی تک یہاں کیوں نہیں پہنچے؟ کیا وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے؟ ایک لمبی اور خوبصورت لڑکی نے، جس نے 2 ہاتھوں والا خنجر اٹھا رکھا تھا جو اس کے قد جتنا لمبا تھا، عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ بس تھوڑی دیر اور انتظار کرو، سوقیونلیو نے بے چین لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے ہونٹوں کے کونے تھوڑے سے مڑے اور اس نے اپنی بات جاری رکھی، ویسے میں نے سنا ہے کہ تم نے حال ہی میں دوبارہ نمایاں بہتری کی ہے، سنو۔ یہاں تک کہ فائر کلاؤڈ کہتا ہے کہ وہ اب تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب تم ہماری ایڈونچر ٹیم کی نمبر 1 ماہر بن جاؤ گی۔ خوبصورت لڑکی کا نام ہیپی سونو تھا اور وہ ان کی ایڈونچر ٹیم کا فخر تھی۔ نہ صرف وہ چھوٹی عمر میں ریفائنمنٹ ریلم تک پہنچ گئی تھی، بلکہ اس نے ایک ایڈوانس جنگی تکنیک میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس کا ٹیلنٹ مختلف سپر پاورز کے ٹاپ باصلاحیت افراد کے برابر تھا۔ دریں اسنا اس حقیقت نے کہ اس نے اپنی ایڈونچر ٹیم کے نائب کمانڈر فائر کلاؤڈ کو شکست دے دی تھی، اس کی طاقت کی مزید تصدیق کر دی۔ آپ پھر میرا مذاق اڑا رہی ہیں بڑی بہن قیونلیو،
हैप्पी सुनो ने कहा। फिर उसने गंजे गार्डियन नाइट को घूरा जो अपना सर अजीब तरीके से खुजा रहा था, और उसने कहा, मैं सिर्फ इसलिए जीती क्योंकि अंकल फायर क्लाउड ने मुझे जीतने दिया। वो मुझसे कभी संजीदगी से नहीं लड़ते। जब सो यूनल्यू और उसके साथी एक दूसरे के साथ खुश दिली से बातें कर रहे थे, रहाइशगाह के सहन के बाहर कई दर्जन लोग नमूदार हुए। वो आखिरकार यहां पहुंच गए, फायर क्लाउड, गंजे गार्डियन नाइट ने कहा जब इसने सैफ अली के ग्रुप को सहन में दाखिल होते देखा। फिर इकारत आमेज लहजे में उसने कहा, ऐसा लगता है कि वो अपने साथ काफी फर्स्ट रेट माहिरीन लाए हैं। बदकिस्मती से अगर वो समझते हैं कि वो सिर्फ इसके साथ हमें कायल कर सकते हैं तो वो खुद को बहुत ज्यादा समझ रहे हैं। ये कहने के बाद फायर क्लाउड ने चुटकी बजाई। फौरन ही इसके गिर्द खड़े खिलाड़ियों ने अपने हालों को दबाना बंद कर दिया, उनके हाले फटते हुए आतिशफिशां की तरह बाहर निकले। गिली में रहाइशगाह के बाहर चलने वाले बहुत से खिलाड़ी तो इस सूरत हाल से खौफजदा हो गए। ताकत का मुजाहरा कर रहे हो, सैफ अली मुस्कराए बगैर न रह सका और अपना सर हिला दिया जब उसने फायर क्लाउड और दूसरों को बैक वक्त अपने हाले छोड़ते हुए देखा। ठीक है, फिर कालू भाई, बेहतर होगा कि तुम उन्हें दिखाओ कि कौन ज्यादा ताकतवर है। समझ गया। सैफ अली की बात सुनकर कालू भाई फौरन पुरजोश हो गया। फिर वो मुड़ा और बोला, भाइयों, इनके साथ नरमी बरतने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कालू भाई ने अपनी बात खत्म की, वहां मौजूद जीरो विंग के अरकान ने खामोशी से सर हिलाया और अपने हालों और माना को दबाना बंद कर दिया। बूम! फौरन ही जीरो विंग के अरकान के मरकज के साथ माना का एक बुलंद बाला सुतून जो नंगी आंख से देखा जा सकता था, सहन के बीच में नमूदार हुआ। जीरो विंग के अरकान से निकलने वाले खौफनाक हाले ने फायर क्लाउड और दूसरों के हालों को भी दबा दिया। ये कैसे मुमकिन है? फायर क्लाउड को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था जब उसने कालू भाई और दूसरों की तरफ देखा। चैप्टर 2996 बाब 70 माना बॉडीज की कसरत। वो इतनी ताकतवर माना कैसे छोड़ सकते हैं? ये माना, इनकी माना बॉडीज के रैंक क्या है? फायर क्लाउड और दूसरों के दिल सदमे से भर गए जब उन्होंने कालू भाई के 63 अफराद के ग्रुप की तरफ देखा। इसके साथ ही वो तजस्सुस और उलझन का शिकार हुए बगैर न रह सके। वहां मौजूद हर शख्स गार्ड्स डोमेन का एक तजुर्बाकार माहिर था, इसलिए वो जानते थे कि खिलाड़ी के जिस्म से निकलने वाली माना सिर्फ दो जराए से आ सकती है। पहला जरिया वो हथियार और सामान था जिसमें ताकतवर माना मौजूद हो। दूसरा जरिया खिलाड़ी की माना बॉडी के अंदर मौजूद माना थी। आमतौर पर वो हथियार और सामान जिनमें ताकतवर माना होती थी, वो कम अज कम फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया होती थीं और कुछ एपिक अशिया होती थीं। मनी ईचर कदीम दुनिया अभी हाल ही में खुली थी, इसलिए फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया अभी खिलाड़ियों के पास नमूदार नहीं हो सकती थी। जहां तक ताकतवर माना वाली एपिक हथियारों और सामान का ताल्लुक है, ऐसी हर चीज नाकाबिल यकीन हद तक नायाब थी। यहां तक कि फर्स्ट रेट गिल्ड्स के पास भी ऐसी मुट्ठी भर एपिक अशिया नहीं होंगी। चुनांचे इस ताकतवर माना की सिर्फ एक ही वजाहत थी जो कालू भाई और दूसरे खारिज कर रहे थे। माना बॉडी। सिर्फ ताकतवर माना बॉडीज रखने से ही कालू भाई और दूसरे इतनी ताकतवर माना को कंट्रोल और खारिज कर सकते थे। वो माना जो वो इस वक्त खारिज कर रहे थे इतनी ताकतवर थी कि इसने सहन में माना की कसाफत को थोड़ा सा बढ़ा दिया था। इस वक्त सौकीयुनल्यू की आंखें अचानक जामनी रंग से चमके जब इसने कालू भाई और दूसरों को स्कैन किया। फौरन ही इसके चेहरे पर सदमे के तासुरात नमूदार हुए। बड़ी बहन कीयुनल्यू, क्या सूरत हाल है? हैप्पी सुनो ने तजस्सुस से पूछा जब इसने सौकीयुनल्यू को अपनी खुसूसी आइडेंटिफिकेशन स्किल इस्तेमाल करते हुए देखा। सौकीयुनल्यू ने अभी जो मालूमात दरियाफ्त की थीं उन्हें छुपाने की कोशिश नहीं की और कहा, 14 गोल्ड माना बॉडीज और 49 पैक सिल्वर माना बॉडीज। 14 गोल्ड माना बॉडीज और 49 पैक सिल्वर माना बॉडीज। हैप्पी सुनो की आंखें बेयकीनी से फैल गईं जब वो कालू भाई और दूसरों की तरफ देखने के लिए मुड़ी। अंकल फायर क्लाउड, क्या आपने नहीं कहा था कि ये वो लोग हैं जिन्हें शेडो ने फारिग कर दिया है? माना बॉडीज गार्ड्स डोमेन में खिलाड़ियों की बुनियाद के तौर पर काम करती थीं। खिलाड़ी की माना बॉडी जितनी मजबूत होती, उनकी बुनियाद इतनी ही मजबूत होती और उनकी मुस्तकबिल की तरक्की की सलाहियत इतनी ही ज्यादा होती। जब तक किसी माहिर के पास एडवांस सिल्वर माना बॉडी होती, चाहे वो बासलाहियत ना भी होता, फर्स्ट रेट गिल्ड्स फिर भी उसे इस तरह परवान चढ़े जैसे वो कोई जीनियस हो। इसकी वजह सादा थी। जब तक मस्कूरा माहिर का जंगी मेयार ट्रायल टावर के 7वें मंजिल के दरमियानी मरहले तक पहुंच जाता,
ये तकरीबन यकीनी था कि अगर उनके पास काफ़ी वसाइल हों तो वो टिर 4 तक पहुंच सकते हैं। जहां तक पैक सिल्वर माना बॉडी का ताल्लुक है, जो कि वो माना बॉडी भी थी जिसे सोकियुनल्यू ने कोलोजेम के जरिए दोबारा तश्कील दिया था, इसने खिलाड़ियों को टिर 5 तक पहुंचने की बुनियाद फराहम की थी। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स में भी पैक सिल्वर माना बॉडी रखने वाले एक आम माहिर को टॉप टिर बासलाहियत अफराद के बराबर तरजीही तरबियत मिलती थी। जहां तक गोल्ड माना बॉडी का ताल्लुक है, वो औसत माहिर के लिए नाकाबिल हुसूल चीज थी। कम अज कम ऐसा ही होना चाहिए था। आखिरकार मुख्तलिफ सुपर पावर्स में भी इनके 1/3 से कम चोटी के माहिरीन के पास गोल्ड माना बॉडी थी। आमतौर पर मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी इतनी ताकतवर माना बॉडीज रखने वाले माहिरीन के ग्रुप को फारिग करने की हिम्मत नहीं करती, एक सेकेंड रेट गिल्ड की तो बात ही छोड़। फिर भी शैडोक ने बिल्कुल वही किया था। उस वक्त फायर क्लाउड को अंदाजा नहीं था कि हैप्पी सुनो के सवाल का जवाब कैसे दे। आखिरकार वो भी मौजूदा सूरत हाल को समझने में नाकाम रहा था। एक लम्हे के लिए इसे ये शक भी हुआ कि आया सैफ अली और दूसरे वही लोग हैं जिन्हें वो जानता था। इसकी समझ के मुताबिक शैडो में ऐसी फोर्स इकट्ठा करने की सलाहियत भी नहीं थी, इसे फारिग करने की गुंजाइश तो दूर की बात है। जबकि फायर क्लाउड और दूसरे अब भी सदमे और उलझन महसूस कर रहे थे, सैफ अली ने अपना हाथ उठाया और कालू भाई और दूसरों को अपनी माना वापस लेने का इशारा किया। फिर वो सोकियुनल्यू की तरफ मुड़ा और बोला कि युनल्यू, मेरा ख्याल है कि कालू भाई ने तुम्हें सूरत हाल की तफसीलात पहले ही बता दी हैं, इसलिए मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगा। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम अभी हमारे साथ शामिल होने के लिए तैयार हो। ये सोकियुनल्यू सैफ अली का सीधा सवाल सुनकर हिचकिचाहट का शिकार हो गई। दरीं असना सोकियुनल्यू की हिचकिचाहट देखकर कालू भाई ने मशवरा दिया, हिचकिचा मत कि युनल्यू, सैफ भाई के पीछे चलने में कुछ गलत नहीं हो सकता। क्या ये सिर्फ चंद क्रेडिट्स की बात नहीं है? जब तक हमारे पास ताकत है, क्या हमें क्रेडिट्स कमाने की फिक्र करने की जरूरत होगी? फायर क्लाउड, जिसने पहले सैफ अली के ग्रुप को छोड़ने के लिए सोकियुनल्यू की भरपूर वकालत की थी, हैरान कुन तौर पर इस वक्त खामोश रहने का इंतखाब किया। वो बस एक तरफ खड़ा रहा और सोकियुनल्यू के जवाब का इंतजार करने लगा। फायर क्लाउड अकेला नहीं था जिसने ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस वक्त सोकियुनल्यू की एडवेंचर टीम के दीगर अरकान भी अपनी कमांडर की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे थे। उन्होंने शायद पहले सैफ अली की गिल्ड को मुस्तरद कर दिया हो, लेकिन कालू भाई और दूसरों को देखने के बाद अगर वो जीरो विंग की सलाहियत को ना देख सके तो वो अंधे, बहरे और नादान होंगे। ये मालूम होना चाहिए कि कालू भाई और दूसरे तमाम फर्स्ट रेट माहिरीन थे। उनके पास मौजूदा माना बॉडीज के साथ इनमें से कम 90% मुस्तकबिल में टिर 4 तक पहुंच जाएंगे। दूसरे लफ्जों में, जीरो विंग के पास अपनी कमान के तहत कम 50 टिर 4 माहिरीन होंगे। सिर्फ सेव्ड फर्स्ट रेट गिल्ड्स और इससे ऊपर की गिल्ड्स ही ऐसी फोर्स मैदान में उतार सकती थीं। इसके मुकाबले में वो गिल्ड जो वो बना रहे थे, 2 या 3 माह की तरक्की के बाद ज्यादा से ज्यादा थर्ड रेट मेयार तक पहुंच सकती थी, और वो भी इस शर्त पर कि उनके पास भरपूर माली मदद हो। दरीं असना, जब तक सोकियुनल्यू हैप्पी सुनो टिर 5 तक नहीं पहुंच जाती, उनकी गिल्ड मुस्तकबिल में ज्यादा से ज्यादा एक टॉप सेकेंड रेट गिल्ड बन पाती। मुझे इस तरह मत देखो, मैं जानती हूं कि तुम लोग क्या कहना चाहते हो, सोकियुनल्यू ने सर हिलाते हुए एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर उसने सैफ अली की तरफ देखा और अपनी बात जारी रखी, गिल्ड लीडर, मैं अपनी टीम के साथ जीरो विंग में शामिल होने पर राजी हो सकती हूं, लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूं तो मुझे डर है कि हम इस इनशनेट डेमन कोर्ट में दाखिल होने का मौका गंवा देंगे जो हमें मिली है। इनशनेट डेमन कोर्ट? यहां एक इनशनेट डेमन कोर्ट है। सोकियुनल्यू की बात सुनकर सैफ अली की आंखें जोश से चमक उठीं। ताहम उसने अपने बेचैन दिल को काबू में करते हुए पूछा कि युनल्यू, क्या तुम सूरत हाल की वजाहत कर सकती हो? इस लम्हे सैफ अली के अलावा कालू भाई और दूसरे भी इनशनेट डेमन कोर्ट का जिक्र सुनकर पुरजोश हो गए। एक इनशनेट डेमन कोर्ट, ये वो चीज थी जिसने माजी में गॉड्स डोमेन में बहुत सी जंगें छेड़ी थीं। जैसा कि नाम इनशनेट डेमन से जाहिर है, कदीम शैतान वो शैतानी खुदा थे जो गॉड्स डोमेन की पैदाइश के वक्त से मौजूद थे। वो एक तरह से कदीम शैतानी खुदा थे। दरीं असना, इन कदीम शैतानी खुदाओं की ताकत नुमाया तौर पर मुख्तलिफ थी, जिनमें से ज्यादा ताकतवर खुदाओं का मुकाबला करते थे और कमजोर इन्फीरियर ड्रैगन्स का मुकाबला करते थे।
गॉड्स डोमेन की आर्किटेक्चर्स का एक हिस्सा भी इन कदीम शैतानी खुदाओं की औलाद था। कदीम जमाने में शैतानी खुदा गॉड्स डोमेन की चोटी की नस्लों में से एक थे। उनकी अपनी तहजीब थी और इनशनेट डेमन कोर्ट्स वो कस्बे और शहर थे जिनमें ये शैतानी खुदा रहते थे। कहने की ज़रूरत नहीं कि उन कदीम शैतानी खुदाओं के पास मौजूद खजाने और लीगेसीज नाकाबिल यकीन हद तक वाफिर थीं। ताहम इनशनेट डेमन कोर्ट्स सिर्फ सादा खजाने नहीं थे। एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसने ग्रेटर गॉड्स डोमेन का तजर्बा किया था, सैफ अली इनशनेट डेमन कोर्ट्स के बारे में कालू भाई और दूसरों से कहीं ज्यादा जानता था। सतह पर इनशनेट डेमन कोर्ट्स शैतानी खुदाओं की रहाइशगाह लग सकते हैं, लेकिन वो इससे कहीं ज्यादा पेचीदा थे। इनशनेट डेमन कोर्ट्स का वजूद गॉड्स डोमेन के बुनियादी राजों से जड़ा हुआ था, और उन राजों की एक मिसाल कदीम शैतानी खुदाओं का खात्मा था। चैप्टर 2997 बाब 71 इनशनेट डेमन कोर्ट। फायर ड्रैगन एम्पायर की लाइब्रेरी में महफूज बुक ऑफ एंड्स में कदीम शैतानी खुदाओं के बारे में कुछ मालूमात दर्ज थीं। कदीम शैतानी खुदा एक ऐसी नस्ल थी जो ड्रैगन्स का मुकाबला करती थी, और ये नस्ल सिर्फ खुदाओं की नस्ल से दूसरे नंबर पर थी। फिर भी जितने वो ताकतवर थे, कदीम शैतानी खुदा एक साल से भी कम अरसे में अचानक गॉड्स डोमेन से गायब हो गए। अपने पीछे सिर्फ ऐसी औलादें छोड़ गए जिनमें उनके खून के निशानात मौजूद थे। दरीं असना कदीम शैतानी खुदाओं के गायब होने की वजह से ही गॉड्स डोमेन का कदीम दौर खत्म हुआ था। ताहम ग्रेटर गॉड्स डोमेन तक रसाई हासिल करने के बाद ही सैफ अली इस वजह का कुछ हिस्सा समझ सका कि कदीम शैतानी खुदा गॉड्स डोमेन से क्यों गायब हुए थे। कदीम शैतानी खुदाओं ने गॉड्स डोमेन की ममनुआ टेक्नोलॉजीज को छू लिया था। दरीं असना ये ममनुआ टेक्नोलॉजीज मुख्तलिफ इनशनेट डेमन कोर्ट्स में सुई हुई थीं, और यही वो बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से ग्रेटर गॉड्स डोमेन के मुख्तलिफ पावर हाउसेज ने बेताबी से इनशनेट डेमन कोर्ट्स की तलाश की थी। आखिरकार इनमें से कुछ पावर हाउसेज ग्रेटर गॉड्स डोमेन में अपनी कामयाबियां और मकाम सिर्फ इन ममनुआ टेक्नोलॉजीज की बदौलत हासिल करने में कामयाब हुए थे जो उन्होंने इनशनेट डेमन कोर्ट्स से हासिल की थी। सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान इसकी ज़ैली दुनिया में इनशनेट डेमन कोर्ट्स के बारे में इल्म की कमी की वजह से उन्होंने दरियाफ्त होने वाले मुख्तलिफ इनशनेट डेमन कोर्ट्स की तलाश और इस्तेमाल को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। नतीजे के तौर पर जब उन्होंने ग्रेटर गॉड्स डोमेन तक रसाई हासिल की तो मुख्तलिफ आउटर वर्ल्ड ताकतों ने उन पर शदीद जुल्म किया, और वो तकरीबन अपनी ज़ैली दुनिया और मुतवाज़ी दुनियाओं के दरमियान मुकाबले में अपना मकाम खो बैठे थे। सैफ अली ने कभी नहीं सोचा था कि वो इस जिंदगी में इतनी जल्दी एक इनशनेट डेमन कोर्ट के सामने आ जाएगा। तो वो इस खबर से पुरजोश क्यों ना होता। मैं इतने सारे सरमायाकारों को रागिब करने में सिर्फ इस इनशनेट डेमन कोर्ट की वजह से कामयाब हुई थी, सोकियुनल्यू ने आह भरते हुए कहा। एक इनशनेट डेमन कोर्ट की कदर व कीमत बताने की जरूरत नहीं है। ये खास तौर पर इस वक्त सच है जब ये मनी ईचर कदीम दुनिया में वाक़े हो। वो सरमायाकार कुदरती तौर पर यह भी जानते हैं। ताहम आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इनशनेट डेमन कोर्ट का इस्तेमाल कोई आसान काम नहीं है। आप काफ़ी ताकत के बगैर दाखिले के रास्ते से भी आगे नहीं बढ़ सकते। चुनांचे इनशनेट डेमन कोर्ट की मुश्तरका तलाश को शिराकतदारी के मुआहदे की शराइत में शामिल किया गया था। हमारी गिल्ड को फंड देने के बदले में हमें उन कारपोरेशनों के साथ इनशनेट डेमन कोर्ट के हासिलात को बांटना होगा। इसके साथ ही वो कारपोरेशनें उन फर्स्ट रेट गिल्ड्स की मरकजी फोर्स भेजेंगी जिनमें उनके हिस्से हैं, ताकि इनशनेट डेमन कोर्ट के इस्तेमाल में हमारी मदद की जा सके। बहस के बाद हमने उनके हक में 70-30 की तकसीम पर इत्तेफाक किया। मैंने पहले ही मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं और कल उन्हें इनशनेट डेमन कोर्ट के मकाम के बारे में बता दिया था। उन्होंने इलाके की रैकी भी कर ली है। अगर हम अब मुआहदे से पीछे हटते हैं तो वो हमें इस मसावात से निकाल सकते हैं और इनशनेट डेमन कोर्ट पर अपनी इजारादारी कायम कर सकते हैं। उनके पास ऐसा करने की ताकत भी है। कियुनल्यू, अगर तुम्हें कोई इनशनेट डेमन कोर्ट मिला था तो तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था, कालू भाई ने तकलीफ दे तासुरात के साथ कहा। मनी ईचर कदीम दुनिया को खुले हुए सिर्फ चंद दिन हुए थे। इसका मतलब यह था कि सोकियुनल्यू ने इनशनेट डेमन कोर्ट को ज्यादा अरसा पहले दरियाफ्त नहीं किया था। अगर वो अपनी दरियाफ्त के बारे में उन्हें पहले बता देती तो वो खुफिया तौर पर इनशनेट डेमन कोर्ट पर इजारादारी कायम कर सकते थे। कालू भाई की बात सुनकर फायर क्लाउड ने अदम इत्मीनान से कहा, हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? हमें आपकी सलाहियतों के बारे में कैसे मालूम होता? अब जबकि हालात पहले ही ऐसे हैं, अगर हम इनशनेट डेमन कोर्ट के वसाइल हासिल करना चाहते हैं
तो हमारे पास उनकी सरमायाकारी कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। उन्हें गिल्ड के सिर्फ 49% हिस्स मिलेंगे। बहरहाल हमारे पास अब भी 51% हिस्स के साथ फैसले करने का हक होगा। फायर क्लाउड की बात सुनकर सौकीयुनलियू और कालू भाई ने फैसले के लिए सैफ अली की तरफ देखा। अगर वो सरमायाकारी कबूल कर लेते तो न सिर्फ उन्हें वाफिर फंड्स मिलते बल्कि वो इनशनेट डेमन कोर्ट के वसाइल भी हासिल कर सकते थे। वाहिद मसला ये था कि उन्हें गिल्ड के हिस्स का एक बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा। इसके बावजूद वो गिल्ड में फैसले करने का हक बरकरार रखते। ताहम अगर वो सरमायाकारी से इनकार कर देते तो उनका इनशनेट डेमन कोर्ट से कोई लेना देना नहीं रहता। मेरा किसी भी किस्म की सरमायाकारी कबूल करने का इरादा नहीं है, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। मैंने पहले ही वाजे कर दिया था कि मैं नहीं चाहता कि जीरो विंग पर कोई पाबंदी लगाई जाए, यहां तक कि एक मुमकिना पाबंदी भी नाकाबिल कबूल है। मेरा ख्याल है कि हमें इनशनेट डेमन कोर्ट से दस्तबरदार होना पड़ेगा। सौकीयुनलियू ने इस सूरत हाल को अफसोसनाक पाते हुए कहा। वो सैफ अली की शख्सियत को समझती थी। चूंकि सैफ अली ने कह दिया था कि वो कोई सरमायाकारी कबूल नहीं करेगा तो वो यकीनी तौर पर उसे कबूल नहीं करेगा। इनशनेट डेमन कोर्ट वो चीज थी जो उसकी एडवेंचर टीम ने किस्मत से दरियाफ्त की थी। असल में उसने सोचा था कि ये मनी ईचर कदीम दुनिया में गिल्ड कायम करने के लिए उनका सरमाया बनेगा। फिर भी अब ये इन बड़ी कारपोरेशनों की मलकियत बन चुका था। सैफ अली का फैसला सुनकर सौकीयुनलियू की एडवेंचर टीम के अरकान भी अपने सर झुकाकर आहें भरने लगे। इनशनेट डेमन कोर्ट एक ऐसा खजाना था जिसके लिए मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी लड़ती थीं। फिर भी अब उन्होंने एक खजाना बगैर किसी फायदे के दे दिया था। दस्तबरदार होना। किसने कहा कि हम दस्तबरदार हो रहे हैं? सौकीयुनलियू की बात सुनकर सैफ अली अपनी आंखें घुमाए बगैर न रह सका। फिर संजीदा लहजे में उसने कहा, चूंकि हमने इनशनेट डेमन कोर्ट दरियाफ्त किया था तो यह कुदरती तौर पर हमारा है, लेकिन इन कारपोरेशनों ने पहले ही अपनी टीमें रवाना कर दी हैं। सौकीयुनलियू ने अजीब तरीके से कहा। मैंने अभी अपनी मीटिंग के दौरान उनसे इस बारे में बात की थी। असल में हम अब से बात करने के बाद इनशनेट डेमन कोर्ट की तरफ रवाना होने वाले थे। गिल्ड लीडर कालू भाई सौकीयुनलियू की बात सुनकर गुंग रह गया। उसने नहीं सोचा था कि सौकीयुनलियू इतनी फैसलाकुन कार्रवाई करेगी। इस वक्त हैप्पी सुनो की आंखों में अचानक तहरीक चमकी और उसने मशवरा दिया, कैसा रहेगा अगर हम उन्हें अपने मंसूबों के बारे में बताए बगैर उनके साथ इनशनेट डेमन कोर्ट की तलाश करें? तुम्हारी ख्वाहिश है? फायर क्लाउड ने सर हिलाते हुए और हैप्पी सुनो के चालाक तासुरात को देखते हुए मुस्करा कर कहा, क्या तुम उन कारपोरेशनों को बेवकूफ समझती हो? उन्होंने मुआहदे में तमाम हिफाजती इक़दामात दर्ज कर रखे हैं। तलाश के दौरान हमें मिलने वाला माल उनकी टीमों के पास होगा। सिर्फ इस वक्त जब वो गिल्ड जिसमें उन्होंने सरमायाकारी की है मुकम्मल तौर पर कायम हो जाएगी, वो माल का हमारा हिस्सा हमें बल्कि गिल्ड को देंगे। मुझे बताएं कि यह सच नहीं है बड़ी बहन कीयुनलियू? हैप्पी सुनो ने मायूसी से सौकीयुनलियू की तरफ देखते हुए कहा। सर हिलाते हुए सौकीयुनलियू ने कहा, वाकई ऐसा ही है। 1 अरब से ज्यादा क्रेडिट्स शामिल हैं। बहरहाल वो कारपोरेशन इनशनेट डेमन कोर्ट की अशिया को भी बहुत अहमियत देती है। क्या इसका मतलब यह है कि हमें कुछ नहीं मिलेगा? हैप्पी सुनो ने मायूसी से पूछा। तुम्हें यह सब गैर जरूरी काम करने की जरूरत नहीं है। सौकीयुनलियू की तरफ देखते हुए सैफ अली ने कहा, बस उन्हें बता दो कि हमारा शराकतदारी का मुआहिदा खत्म हो गया है। फिर इनशनेट डेमन कोर्ट का क्या होगा? सौकीयुनलियू ने पूछा। हम अभी वहां जाएंगे और इसे वापस हासिल करेंगे। जाहिर है, सैफ अली ने कहा। फिर उसने सौकीयुनलियू की एडवेंचर टीम से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन का जायजा लिया और अपनी बात जारी रखी। अब लोग पहले ही तैयार हैं, ठीक है? इनशनेट डेमन कोर्ट की तलाश वाकई एक मुश्किल काम था। ताहम ये इतना मुश्किल नहीं था कि एक फर्स्ट रेट ताकत इस पर छापा ना मार सके। दरी असना ये मालूम होना चाहिए कि वहां मौजूद हर शख्स कम अज कम एक फर्स्ट रेट माहिर था। अगर वो सामान के फर्क को एक तरफ रख दें तो उनकी टीम की ताकत और एक फर्स्ट रेट ताकत की मरकजी फोर्स के दरमियान सिर्फ थोड़ा सा फर्क था। सौकीयुनलियू ने भी वहां मौजूद हर शख्स पर एक नजर डाली। अगरचे उनकी मौजूदा टीम उन कारपोरेशनों की मुनज़्ज़म करदा टीमों का मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन वो लड़ने के मौका के बगैर नहीं थे। चुनांचे अपने दांत पीसते हुए इसने कहा, ठीक है, मैं अभी जाकर उन्हें बताती हूं। चैप्टर 2998 बाब 72 कदीम बस्ती में इज्तिमा। ग्रे फॉरेस्ट माउंटेन रेंज
टीफा माइन। जादुई रोशनी से रोशन सुरमई रंग की कान के अंदर कई दर्जन मीटर ऊंचे धाती दरवाजे के सामने हजारों तलवार बरदार लेवल 105 के एलिमेंटल गोलम्स बेहिस्सो हरकत पड़े थे। अगर कोई इन एलिमेंटल गोलम्स को गौर से देखता तो उसे मालूम होता कि उन पर एंटी मैजिक धात की तह चढ़ी हुई थी, जिसने उन्हें जादुई हमलों के खिलाफ बेहतरीन मुज़ाहमत फराहम की थी। दरीं असना, गोलम्स की फितरत की वजह से एलिमेंटल गोलम्स के पास बेहतरीन जिस्मानी मुज़ाहमत भी थी। सबसे अहम बात यह थी कि इन एलिमेंटल गोलम्स में से हर एक ग्रेट लॉर्ड था। जब हजारों की तादाद में वो एक साथ जमा होते तो कई हजार आम माहिरीन की टीम को भी उनके खिलाफ सख्त वक्त का सामना करना पड़ता। फिर भी अब ये एलिमेंटल गोलम्स महज 500 खिलाड़ियों की टीम से हार चुके थे, जैसा कि इनशनेट डेमनकोर्ट के मुहाफिजों से तवक्को थी। मैंने नहीं सोचा था कि वो 100 के ग्रुपों में जमा होकर सुपर ग्रेविटी डोमेन बना सकते हैं, एक आंख वाले आदमी ने, जिसने अपनी पीठ पर एक बड़ी तलवार उठा रखी थी, अपने सामने मौजूद एलिमेंटल गोलिम को ठोकर मारते हुए कहा। फिर वो अपने पास खड़ी खूबसूरत और दिलकश खातून की तरफ मुड़ा और बोला, शुक्र है कि अब टीम की क़यादत कर रही हैं देवी रियो। अगर आपका फ्रोसेट फुलियम डोमेन उनके सुपर ग्रेविटी डोमेन का मुकाबला न करता तो हमें इस बार इनशनेट डेमनकोर्ट तक पहुंचने में बहुत ज्यादा दुश्वारी होती। जब एक आंख वाले आदमी ने इस मकाम तक बात की तो आसपास के बहुत से लोग भी सुर्ख लिबादे में मलबूस और क्रिस्टल स्टाफ थामे हुए इस हसीना की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे तारीफ और अकीदत से भरे हुए थे। इसकी वजह यह थी कि यह हसीना कोई और नहीं बल्कि गार्ड्स डोमेन की मशहूर फरोसेट फुलियम गार्डेस कलेंस रियो थी। न सिर्फ वो फर्स्ट रेट गिल्ड 100 फ्लावर पैलेस की वाइस गिल्ड लीडर थी, बल्कि वो गार्ड्स डोमेन एक्सपर्ट्स लिस्ट के टॉप 100 माहिरीन में से भी एक थी। टॉप 100 में रैंक हासिल करना शायद कोई खास बात ना लगे, लेकिन ये नोट किया जाना चाहिए कि सीक्रेट पेविलियन गार्ड्स डोमेन एक्सपर्ट्स लिस्ट में सिर्फ 1000 खिलाड़ियों को रिकॉर्ड करता। मजीद ये कि इस फहरिस्त में मौजूद सबसे कमजोर खिलाड़ी भी टॉप 5 पर था। इस तरह टॉप 100 में रैंक हासिल करने वाला कोई भी शख्स टॉप डोमेन रिले माहिर था। दरीं असना, एक आंख वाले आदमी की खुशामद के जवाब में कलेस रियो ने बस अपना स्टाफ दूर रखा और बेनियाजी से कहा, मेरे फरोसेट फुलियम डोमेन के बगैर भी तुम्हारे यहां होते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता। वन इग घोस्ट वो ताज़ा तरीन खिलाड़ी था जो गार्ड्स डोमेन के 800 मिसटर्स में से एक बना था। फर्स्ट रेट गिल्ड नेचर हाल में एजाजी बुजुर्ग होने के अलावा वो गार्ड्स डोमेन एक्सपर्ट्स लिस्ट के टॉप 100 माहिरीन में से भी एक था। मजीद ये कि वो नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर डार्कनेस डोमेन का मालिक भी था। मनी ईचर कदीम दुनिया में दाखिल होने से पहले इसे टिच्छे तक पहुंचने के सबसे ज्यादा इम्कानात रखने वाले माहिरीन में से एक समझा जाता था। दरीं असना, वन इग घोस्ट गार्ड्स डोमेन में एक मुस्कुराते हुए शेर के तौर पर जाना जाता था। वो सतह पर एक शोख शख्सियत का मालिक हो सकता था, लेकिन वो अंदर से एक नाकाबिल यकीन हद तक बेरहम शख्स था। अगर उनकी 2 गिल्ड्स ने इनशनेट डेमनकोर्ट पर छापा मारने के लिए शिराकत दारी न की होती तो कलेस्ड्रियो वन इग घोस्ट जैसे शख्स के साथ बातचीत करने के लिए तैयार न होती। मेरे पास माना डोमेन हो सकता है, लेकिन मैं अब भी सिर्फ 100 जमीन हूं। मेरा माना डोमेन अब जैसी 5 डिवाइन्स के मुकाबले में कैसे आ सकता है, देवी, वन इग घोस्ट ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर उसने आह भरी और अपनी बात जारी रखी, लेकिन यह वाकई अफसोस की बात है। मैंने सोचा था कि मुझे इस बार 2 अजीम हसीनाओं के साथ सफर करने का मौका मिलेगा। मैंने नहीं सोचा था कि दूसरी हसीना हमारी 2 गिल्ड्स के साथ शिराकतदारी से दस्तबरदार हो जाएगी। ये वाकई अफसोस की बात है। कलेस्ड्रियो ने भी वन इग घोस्ट की बात सुनकर आह भरी। सो क़ियुनल्यू वो शख्स थी जिस पर उसकी नज़र थी। पहले उसने सो क़ियुनल्यू को 100 फ्लावर पैलेस में भर्ती करने की कोशिश भी की थी। आखिरकार सो क़ियुनल्यू न सिर्फ एक अजीम हसीना थी, बल्कि वो बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियतों की मालिक भी थी। इस जैसे लोग गार्ड्स डोमेन में नायाब थे। बदकिस्मती से सो क़ियुनल्यू ने इसकी दावत मुस्तरद कर दी थी। अब सो क़ियुनल्यू ने अजीब तरीके से इनकी शिराकतदारी और इनशनेट डेमनकोर्ट को छोड़कर ज़ीरो विंग नामी एक नई कायमशदा गिल्ड में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। कलेस्ड्रियो को यह वाकई एक अजीब सूरत हाल लगी। इसकी वजह यह है कि सो क़ियुनल्यू बेवकूफ़ है, बड़ी बहन रियो। न सिर्फ इसने हमारी गिल्ड की दावत मुस्तरद कर दी, बल्कि इसने किसी गुमनाम गिल्ड में शामिल होने के लिए हमारी शिराकतदारी भी छोड़ दी। वो बाद में अपने फैसले पर जरूर पछताएगी। लेवल 102 की एक खातून नाइट ने हिकारत से कहा।
100 फ्लावर पैलेस के वहां मौजूद बहुत से अरकान ने खामोशी से इत्तेफाक में सर हिलाया। अगरचे चार के माहिरीन वाकई गार्ड्स डोमेन में नायाब थे, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ फर्स्ट रेट गिल्ड्स में अहम सतूनों के तौर पर काम कर सकते थे। एक वाहिद चार माहिर किसी गिल्ड को पूरे खित्ते पर गलबा दिलाने के लिए काफ़ी नहीं था। दरी असना सौक़ियुनल्यू का एक नई कायम शुदा गिल्ड में शामिल होने और इनशनेट डेमन कोर्ट पर छापा मारने का मौका छोड़ने का फैसला घोड़े के आगे गाड़ी जोतने से मुख्तलिफ नहीं था। ये एक नाकाबिल यकीन हद तक अहमकाना अमल था। ताहम कलेज़-रियो ने इस मामले पर कोई तबसरा नहीं किया। आखिरकार हर किसी के अपने फैसले होते हैं। फौरन ही उसने टीम चीट के जरिए हुक्म दिया, सब लोग आराम कर लें, हम थोड़ी देर में अंदर जाएंगे। अगरचे इनशनेट डेमन कोर्ट एक कदीम बस्ती थी, लेकिन उसकी नौयत एक ट्रायल डंजिन जैसी थी। इसके अंदर मौजूद राकेशों का लेवल खिलाड़ी के लेवल के मुताबिक बदल जाता था और उनका लेवल 150 तक बढ़ सकता था। दरी असना खिलाड़ियों के इनशनेट डेमन कोर्ट पर कामयाबी से छापा मारने के बाद उन्हें उनकी कारकर्दगी के मुताबिक इनाम दिया जाता था। इनशनेट डेमन कोर्ट बुनियादी तौर पर एक ऐसा डंजिन था जिस पर खिलाड़ी लामहदूद बार छापा मार सकते थे। मजीद ये कि जो इनामात कोई हासिल कर सकता था वो हर बार किसी के लेवल और कारकर्दगी के लिहाज से बदल जाते थे। इस तरह कोई ये भी कह सकता था कि इनशनेट डेमन कोर्ट एक खजाना था। यकीनन ये खजाना पाबंदियों के बगैर नहीं था। खास तौर पर खिलाड़ी हर 7 दिन में सिर्फ एक बार इनशनेट डेमन कोर्ट में दाखिल हो सकते थे। दूसरे लफ्जों में एक टीम हफ्ते में सिर्फ एक बार इनशनेट डेमन कोर्ट पर छापा मार सकती थी। ताहम जबकि ये पाबंदी इनफरादी टीमों के लिए सख्त हो सकती थी, ये एक गिल्ड के लिए इतनी अहम नहीं थी। आखिरकार एक गिल्ड के पास अपनी कमान में एक से ज्यादा टीमें होती थीं। यही वजह थी कि मैन कॉन्टिनेंट पर पाए जाने वाले इनशनेट डेमन कोर्ट्स मुख्तलिफ ताकतों के लिए निजी ग्राइंडिंग स्पॉट्स बन गए थे। दरी असना मनी ईचर कदीम दुनिया में जहां डंजन्स तसादफी तौर पर नमूदार होते थे, इनशनेट डेमन कोर्ट की कदर मैन कॉन्टिनेंट के मुकाबले में कई गुना ज्यादा थी। देवी रियो मैं ये पहले कहूंगा, लेकिन हमारे मुआहदे के मुताबिक अगर इनशनेट डेमन कोर्ट की चाबी गिरती है तो आपको उसे नेचर हाल को देना होगा। वन इगोस्ट ने कलेज़-रियो की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, कुदरती तौर पर, लेकिन यह मत भूलना कि अंदरूनी जोन का टेलीपोर्टेशन स्टोन 100 फ्लावर पैलेस का है, कलेज़-रियो ने याद दिलाया। जब तक खिलाड़ी इनशनेट डेमन कोर्ट की चाबी हासिल कर लेते, उन्हें मुस्तकबिल में दूसरों के इनशनेट डेमन कोर्ट पर कब्जा करने की फिक्र नहीं करनी पड़ती। इसकी वजह यह थी कि चाबी इनशनेट डेमन कोर्ट के दाखिले के रास्ते को खोलने या बंद करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। इसके अलावा इनशनेट डेमन कोर्ट के अंदरूनी हिस्से को 2 जोनों में तकसीम किया जा सकता था, बैरूनी और अंदरूनी। ताहम खिलाड़ियों को इनशनेट डेमन कोर्ट के अंदरूनी जोन में दाखिल होने के लिए एक मखसूस टेलीपोर्टेशन स्टोन की ज़रूरत होती थी। टेलीपोर्टेशन स्टोन के बगैर खिलाड़ी इनशनेट डेमन कोर्ट के अंदरूनी जोन में दाखिल नहीं हो पाते और उसके हकीकी खजाने हासिल नहीं कर पाते। आप इत्मीनान रख सकती हैं देवी रियो, नेचर हाल अपनी बात पर कायम रहता है। मजीद ये कि हमारी 2 गिल्ड्स ने पहले ही इस पर मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, वन इगोस्ट ने हंसते हुए कहा। दोनों फरीकों की जानिब से अपने इंतजामात की एक बार फिर तस्दीक करने के बाद 100 फ्लावर पैलेस और नेचर हाल के अरकान आखिरकार एक हकीकी 500 रुकनी टीम में जम हो गए, जो कि इनशनेट डेमन कोर्ट के लिए टीम के दाखिले की ज्यादा से ज्यादा हद भी थी। चैप्टर 2999 बाब 73 इस पागल को रोको। तकरीबन 10 मिनट आराम करने के बाद कलेज़-रियो और वन इगोस्ट ने इनशनेट डेमन कोर्ट में दाखिल होने के लिए सबको इकट्ठा किया। ताहम इससे पहले कि वो दाखिल हो पाते, उन्होंने गार के दाखिले से कदमों की आवाज़ सुनी। फौरन ही दोनों गिल्ड्स के अरकान कदमों की आवाज़ के माखज़ की तरफ मुड़े और देखा कि एक लिबादा ओढ़े हुए आदमी की क़ियादत में तकरीबन 300 खिलाड़ियों की टीम गार में दाखिल हो रही है। लिबादा ओढ़े हुए आदमी के साथ एक खूबसूरत खातून चल रही थी, और यह खातून कोई और नहीं बल्कि सौक़ियुनल्यू थी। वो यहाँ क्यों है? क्या उन्होंने हमारी 2 गिल्ड्स के साथ शिराकत दारी पहले ही ख़त्म नहीं कर दी थी? क्या उन्हें अपने फैसले पर अफसोस हुआ? 100 फ्लावर पैलेस और नेचर हाल के अरकान ने सौक़ियुनल्यू के ग्रुप को देखते हुए आपस में खामोशी से बहस शुरू कर दी। सौक़ियुनल्यू क्या करने की कोशिश कर रही है, बड़ी बहन रियो? क्या इसने हमारी शिराकत दारी पहले ही ख़त्म नहीं कर दी थी? रेनसोंग ने, जो एक खातून नाइट थी और अपनी पीठ पर एक गोल ढाल
और एक हाथ वाला कुल्हाड़ा उठाए हुए थी। पूछा, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो खुद ही इनशनेट डेमनकोर्ट पर छापा मारने का इरादा रखते हैं, कलेज़रियो ने कहा। वो खुद छापा मारना चाहते हैं? रेनसोंग कलेज़रियो का जवाब सुनकर बेयकीनी से अपनी आंखें झपकाए बगैर न रह सकी। क्या वो बेवकूफ़ है? अगरचे इनशनेट डेमनकोर्ट सिर्फ एक ट्रायल डंजन था, लेकिन उसके छापे की मुश्किल इसी लेवल के हील मॉड टीम डंजन्स से दुगना ज्यादा थी। मजीद ये कि हील मॉड टीम डंजन्स के बरक्स इनशनेट डेमनकोर्ट से खिलाड़ी जो माल हासिल कर सकते थे वो उनकी तशखीस पर बहुत ज्यादा मुनहसिर था, और अगर खिलाड़ी आला तशखीस हासिल न कर सके तो माल की क्वालिटी नुमायां तौर पर कम हो जाती थी। इनशनेट डेमनकोर्ट्स की छापे की तशखीस को 5 रैंकों में तकसीम किया गया था: डी, सी, बी, ए और एस। आला रैंक हासिल करने की मुश्किल तेजी से बढ़ती थी और खिलाड़ियों को आला तशखीस के लिए कम अज कम रैंक स्कोर करने की जरूरत होती थी। यही वजह थी कि उनकी 2 गिल्ड्स ने इनशनेट डेमनकोर्ट पर छापा मारने के लिए अपने बेहतरीन खिलाड़ी भेजे थे। फिर भी अब सो क्यूनल्यू अपनी एडवेंचर टीम के साथ इनशनेट डेमनकोर्ट पर छापा मारने की कोशिश कर रही थी, जो मरूफ एडवेंचर टीमों के मेयार तक भी नहीं पहुंचती थी। शायद वो तैयारी के साथ आए हों, कलेज़रियो ने कहा जब उसने अपनी नज़र सो क्यूनल्यू से सैफ अली की तरफ मोड़ी। अगरचे मैं नहीं जानती कि वो सोर्ड ज़मीन कौन है, लेकिन यह हकीकत कि वो सो क्यूनल्यू को अपने साथ शामिल करने में कामयाब रहा, इसका मतलब यह होना चाहिए कि वो ताकतवर है। ये सुनकर रेनसोंग ने अपना कुल्हाड़ा और ढाल निकाली और पूछा, क्या हमें उन्हें अभी खत्म कर देना चाहिए? अब जबकि सो क्यूनल्यू पहले ही उनकी शिराकतदारी से दस्तबरदार हो चुकी थी, वो अब एक ही कश्ती में सवार नहीं थे। दरी असना मनी ईचर कदीम दुनिया में एक इनशनेट डेमनकोर्ट गैर मामूली कदर रखता था। इससे पहले के दाखिले की चाबी मिल जाए, कोई भी आज़ादाना तौर पर इनशनेट डेमनकोर्ट में दाखिल हो सकता था। अगर सो क्यूनल्यू की टीम में इनशनेट डेमनकोर्ट पर छापा मारने की ताकत न होती तो ठीक था, लेकिन अगर उसकी टीम में जरूरी ताकत होती तो ये एक मसला होता। ताहम कलेज़रियो ने सर हिलाते हुए कहा, उन्हें रहने दो। मैं मुत्तफिक हूं, वन इघोस्ट ने सर हिलाते हुए कहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी, वो इनशनेट डेमनकोर्ट के मकाम से वाकिफ हैं। अगरचे हम उन्हें यहां मार सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने गुस्से में आकर इनशनेट डेमनकोर्ट के कोऑर्डिनेट सबको बता दिए तो नुकसान हमारा ही होगा। अगर मुख्तलिफ सुपर पावर्स को इस इनशनेट डेमनकोर्ट का इल्म हो गया तो वो इसे कतई तौर पर नहीं छोड़ेंगी। दरी असना उनकी 2 गिल्ड्स इस बात की जमानत नहीं दे सकती थीं कि वो अपनी पहली कोशिश में चाबी हासिल कर लेंगी। चुनांचे अब बेहतरीन हल ये था कि दोनों फरीक इनशनेट डेमनकोर्ट को राज रखें और कदीम बस्ती को हासिल करने के लिए अपनी अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें। इसी वक्त जब कलेज़रियो और वन इघोस्ट एक मुआहदे पर पहुंचे थे, सो क्यूनल्यू, कालू भाई और टीम के दीगर अरकान सदमे और बेचैनी महसूस किए बगैर न रह सके। सत्यानाश, ये तो फरोसट फुलियम गार्डिस और नया सौरुड मीसेटर है। कालू भाई जब दूर से कलेज़रियो और वन इघोस्ट को देखा तो दंग रह गया। इन दोनों के यहां होते हुए उनकी टीम शायद मुख्तलिफ सुपर पावर्स की मरकजी फोर्स के बराबर है। गिल्ड लीडर, मुझे डर है कि हमारी टीम के लिए उनका मुकाबला करना मुश्किल होगा, सो क्यूनल्यू ने सैफ अली से परेशान लहजे में कहा। उसने नहीं सोचा था कि 100 फ्लावर पैलेस और नेचर हॉल मनी ईचर कदीम दुनिया में ऐसे 2 माहिरीन भेजेंगे। गॉड्स डोमेन एक्सपर्ट्स लिस्ट के टॉप 100 माहिरीन में से 2 माहिरीन की ताकत कोई मजाक नहीं थी। चाहे कलेज़रियो और वन इघोस्ट उस वक्त सिर्फ 3 पर ही क्यों ना हो, फिर भी इन माहिरीन के खिलाफ जीतना उनकी टीम के लिए नामुमकिन था। आखिरकार इनमें से हर एक शख्स खुद एक पूरी टीम के बराबर हो सकता था। डंजन पर छापा मारना और जंगी मेयार 2 अलग अलग मामलात हैं। सैफ अली ने कलेज़रियो और वन इघोस्ट की तरफ देखते हुए लापरवाही से कहा, इनके पास हमारे मुकाबले में नुमाया फायदा हो सकता है, लेकिन हमारी अपनी ताकतें भी हैं। ताकतें? सो क्यूनल्यू ने शक से पूछा। चाहे वो सूरत हाल पर कितना ही गौर करे, वो ये नहीं समझ पा रही थी कि उनकी टीम किसी भी तरह से दूसरी पार्टी की टीम से बेहतर कैसे है। क्या हमारे पास कोई है? बिल्कुल, सैफ अली ने कहा। फिर वो इनशनेट डेमनकोर्ट के बड़े दाखिले की तरफ बढ़ा और उस पर कंधा जादुई सफ तक पहुंचा और बोला, मिसाल के तौर पर मुसीबत खड़ी करने की सलाहियत। जैसे ही सैफ अली ने अपनी बात खत्म की, दरवाजे पर मौजूद जादुई सफ अचानक एक चकाचौंध रोशनी से चमक उठी। अच्छा नहीं हुआ, इस पागल को रोकू, वन इघोस्ट चलाया। जादुई सफ को फाल होते देखकर उसका चेहरा उतर गया।
अगरचे इनशनेट डेमनकोर्ट एक कदीम बस्ती थी, लेकिन इसमें 3 डंजन्स के साथ चंद मुमासलतें थीं। एक मिसाल मुख्तलिफ मुश्किल की तरतीबात होंगी। दरी असना इनशनेट डेमनकोर्ट की 2 मुश्किलात थीं, नॉर्मल मोड और हार्ड मोड। ताहम 3 डंजन्स के बरक्स इनशनेट डेमनकोर्ट के नॉर्मल मोड और हार्ड मोड में छापे की मुश्किल का फ़र्क बहुत ज़्यादा था। हार्ड मोड की मुश्किल नॉर्मल मोड से कम अज़ कम कई गन्ना ज़्यादा थी। मज़ीद ये कि एक बार इनशनेट डेमनकोर्ट की मुश्किल तय हो जाने के बाद इसे 1 माह तक दोबारा तब्दील नहीं किया जा सकता था। ये पागल कमीना कलेज़-रियो के तासुरात भी ख़राब हो गए जब उसने सैफ अली को इनशनेट डेमनकोर्ट की मुश्किल को एडजस्ट करते हुए देखा। अगर मुश्किल को हार्ड मोड में तब्दील कर दिया गया तो उनके लिए आला तशख़ीस हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दरी असना आला तशख़ीस के बगैर इनशनेट डेमनकोर्ट की चाबी हासिल करना तकरीबन नामुमकिन था। ताहम इससे पहले कि वन एक घोस्ट और कलेज़-रियो कुछ और कह पाते, दरवाजे की जादुई सफ़ में एक और तब्दीली आई। ख़ास तौर पर जादुई सफ़ों का रंग आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख से सियाह में बदल गया था। हील मोड, ये कैसे मुमकिन है? कलेज़-रियो बिल्कुल दंग रह गई जब उसने दरवाजे के सामने हील मोड डंजन्स के लिए मखसूस खोपड़ी का वहम नमूदार होते देखा। इस वक्त कलेज़-रियो और वन एक घोस्ट के अलावा सौक़ियुनलियू भी इस सूरत हाल से हक्का बका रह गई। गार्ड्स डोमेन में ये आम इल्म था कि इनशनेट डेमनकोर्ट्स की सबसे ज़्यादा मुश्किल हार्ड मोड थी। इससे ज़्यादा मुश्किल पहले कभी नहीं देखी गई थी। फिर भी अब हील मोड डंजन्स के लिए मखसूस सिया खोपड़ी का वहम इनशनेट डेमनकोर्ट के दाखिले के सामने टेलीपोर्टेशन पोर्टल के ऊपर नमूदार हो गया था। ठीक है, अब ये हम सब के लिए बराबर है। चलो अंदर चलते हैं। फिर सैफ अली ने पोर्टल में दाखिल होने से पहले कहा। इनशनेट डेमनकोर्ट्स में सतह पर वाकई सिर्फ 2 मुश्किल की तरतीबत थीं। ताहम अपनी पिछली जिंदगी के दौरान इसकी ज़ैली दुनिया के ग्रेटर गार्ड्स डोमेन तक रसाई हासिल करने के बाद इसकी ज़ैली दुनिया की मुख्तलिफ ताकतों को एहसास हुआ कि इनशनेट डेमनकोर्ट्स में दरअसल एक छपी हुई मुश्किल थी, हील मोड। निमटने के लिए एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग मोड होने के अलावा हील मोड वो वाहिद जगह थी जहां खिलाड़ी वो हकीकी खजाने हासिल कर सकते थे जो इनशनेट डेमनकोर्ट्स पेश करते थे। दरी असना इनशनेट डेमनकोर्ट के हील मोड को फ़आल करना आसान था। बस एक ग्रैंड मास्टर मैजिशियन की ज़रूरत थी जो मुश्किल की तरतीब को एडजस्ट कर सके। ताहम चूंकि ग्रैंड मास्टर मिशन और ट्रिछे के खुदा के रैंक वाले माहिरीन आमतौर पर इनशनेट डेमनकोर्ट्स का दौरा नहीं करते थे, इसलिए इसकी पिछली जिंदगी की ज़ैली दुनिया में किसी ने भी इस खुसूसियत को इस वक्त तक महसूस नहीं किया था जब तक कि उन्होंने ग्रेटर गार्ड्स डोमेन तक रसाई हासिल नहीं कर ली थी। चैप्टर 3000 बाब 74 कामयाबी और नाकामी। लानत है, हम अब भी एक कदम पीछे रह गए। जब रेनसोंग ने सौक़ियुनलियू और दूसरों को पोर्टल में दाखिल होते देखा तो वो अपना कुल्हाड़ा मजबूती से पकड़ते हुए कोसने लगी। पागलों का एक टोला। एक हील मोड इनशनेट डेमनकोर्ट, ये वो चीज़ थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं था। इनशनेट डेमनकोर्ट का नॉर्मल मोड ही ज़्यादातर माहिरीन के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। हार्ड मोड की सूरत में उनकी 2 गिल्ड्स के हाथ मिलाने के बाद भी उन्हें आला तशख़ीस हासिल करने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता। अब जबकि उनके सामने मौजूद इनशनेट डेमनकोर्ट की मुश्किल को हील मोड में तब्दील कर दिया गया था, तो शायद 1 माह तक किसी के लिए भी इसे आला तशख़ीस के साथ क्लियर करना नामुमकिन हो जाएगा। 1 पूरा महीना। इसमें कोई शक नहीं था कि इस तवील अरसे के दौरान इनशनेट डेमनकोर्ट का वजूद बेनकाब हो जाएगा। इस वक्त मुख्तलिफ सुपर पावर्स यकीनी तौर पर इस जगह का रुख करेंगी और न ही उनकी 2 गिल्ड्स और न ही सौक़ियुनलियू के ग्रुप को इनशनेट डेमनकोर्ट से फ़ायदा होगा। इस वक्त रेनसोंग के अलावा नेचर हाल के वन एक घोस्ट के चेहरे पर भी सख्त तासुरात थे। इस पोर्टल को सर्द नज़रों से घूरते हुए जिसमें सौक़ियुनलियू गायब हुई थी, उसने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। जैसा कि ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में नाम बनाने के काबिल किसी शख्स से तवक्को थी। अगर इनशनेट डेमनकोर्ट की मुश्किल सिर्फ हार्ड मोड में तब्दील की जाती तो उनकी टीम किसी न किसी तरह इससे निमट सकती थी। अगरचे आला तशख़ीस हासिल करने के उनके इम्कानात 100% नहीं होते, लेकिन उनके पास कामयाब होने का तकरीबन 60% इम्कान होना चाहिए था। ताहम हील मोड के लिए ये एक अलग कहानी थी। इसे कोई यकीन नहीं था कि उनकी टीम हील मोड इनशनेट डेमनकोर्ट में आला तशख़ीस हासिल कर सकती है। आखिरकार आम टीम डंजन्स में भी हार्ड मोड और हील मोड के दरमियान मुश्किल का फ़र्क बहुत ज़्यादा था।
ये फ़र्क इनशनेट डेमन कोर्ट्स में और भी ज़्यादा नुमायां होगा। दरीं असना, इनशनेट डेमन कोर्ट को चैलेंज करते वक्त खिलाड़ियों को 1 हफ्ते के कोल डाउन का सामना करना पड़ता था। अगर वो इसे क्लियर करने के बाद आला तशखीस हासिल करने में नाकाम रहे तो उन्हें दोबारा कोशिश करने से पहले 1 पूरा हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। मौजूदा मनी ईचर कदीम दुनिया में 1 हफ्ते में बहुत से तगय्युरात रूनुमा हो सकते थे। बड़ी बहन रियो, अब हमें क्या करना चाहिए? रेन सोंग ने क्लेज़ रियो की तरफ मुड़ते हुए पूछा। अब जबकि इन पागलों ने इनशनेट डेमन कोर्ट के हील मोड को फ़ाल कर दिया है, क्या हमें अब भी मंसूबे के मुताबिक चलना चाहिए और अंदर जाना चाहिए? हम इंतजार करेंगे, क्लेज़ रियो ने टेलीपोर्टेशन पोर्टल के ऊपर मौजूद सियाह खोपड़ी को घूरते हुए कहा। अगरचे उन्होंने इस अक़दाम से हमारे मंसूबों को ख़राब कर दिया है, लेकिन यह हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि बुरी चीज़ हो। अगरचे इनशनेट डेमन कोर्ट की मुश्किल वाकई बढ़ गई है, लेकिन गार्ड्स डोमेन में पहली बार हील मोड इनशनेट डेमन कोर्ट नमूदार हुआ है। अगर हम इस पर छापा मारने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें शायद हैरान कुन हासिलात मिलेंगे। मैंने कुमक के लिए पहले ही गिल्ड से राब्ता कर लिया है। मेरा मानना है कि वो वक्त दूर नहीं जब आला हुक्काम हमारी मदद के लिए मज़ीद 5 माहिरीन भेजेंगे। क्लेज़ रियो की बात सुनकर रेन सोंग को फौरन एहसास हुआ और वो पुकार उठी, सही बात है, मैं इस बारे में कैसे भूल सकती थी। खतरात और मौके साथ साथ आते हैं। ये गार्ड्स डोमेन का एक अटल कानून था। बिल्कुल वैसा ही जैसा क्लेज़ रियो ने कहा, हील मोड इनशनेट डेमन कोर्ट का नमूदार होना उनके लिए ज़रूरी नहीं कि कोई बुरी चीज़ हो। इसके बरक्स, अगर वो कामयाबी से इस पर छापा मार सके तो इससे वो जो फ़ायदा हासिल कर सकते थे वो यकीनी तौर पर उनके तसव्वुरात से बढ़कर होगा। जैसा कि अब से तवक्को थी कि अपने इस तफसील को नोट कर लिया, डेवी रियो वन इगहोस्ट ने कहा। इसके सख्त तासुरात अचानक एक बेफक्रे अंदाज में बदल गए। फिर उसने हल्का सा कहकहा लगाया और अपनी बात जारी रखी। सोकियुनल्यू ने शायद सोचा होगा कि वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर रही है, लेकिन इसे ये एहसास नहीं हुआ कि इसने जो कुछ किया वो हमें मज़ीद फ़वाइद देना था। ये सच था कि उनकी गिल्ड्स में से कोई भी ऐसी टीम मैदान में नहीं उतार सकती थी जो मुख्तलिफ सुपर पावर्स की मरकज़ी फोर्स का मुकाबला कर सके। ताहम, अगर उनकी 2 गिल्ड्स मिलकर काम करें और अपने बेहतरीन जंगजुओं को एक ही टीम में इकट्ठा करें तो वो मुख्तलिफ सुपर पावर्स की मरकज़ी फोर्स का मुकाबला कर सकते थे। आखिरकार, उनके पास मौजूद 5 माहिरीन की तादाद मुख्तलिफ सुपर पावर्स के मुकाबले में सिर्फ थोड़ी कम थी। जब तक 6 के खुदा के रैंक वाले माहिरीन शामिल ना हों, उनकी 2 गिल्ड्स ज़्यादातर सुपर पावर्स के बराबर रहेंगी। सब लोग सुने, इस गार को फौरन एक एडवांस बैरियर से सेल कर दें। वन इगहोस्ट ने वहां मौजूद नेचर हाल के दीगर अरकान की तरफ देखते हुए हुक्म दिया। अब से जब तक हमारी कुमक नहीं पहुंच जाती, किसी को भी इस जगह में दाखिल होने या यहां से जाने की इजाजत नहीं है। जैसे ही सोकियुनल्यू की टीम डंजन से मरकर बाहर निकले, उन पर फौरन डेथ लॉक स्क्रोल इस्तेमाल करे। टीम डंजन्स के बरक्स, इनशनेट डेमन कोर्ट्स के अंदर खिलाड़ियों को मैजिक स्क्रोल्स इस्तेमाल करने से रोका गया था। इसी वजह से इनशनेट डेमन कोर्ट्स पर छापा मारना औसत टीम डंजन के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुश्किल था। मैजिक स्क्रोल्स इस्तेमाल करने में नाकामी का कुदरती तौर पर मतलब ये था कि खिलाड़ी इनशनेट डेमन कोर्ट छोड़ने के लिए रिटर्न स्क्रोल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इस सूरत हाल में खिलाड़ियों के डंजन से बाहर निकलने के सिर्फ 2 तरीके थे, मरना या डंजन क्लियर करना। इन 2 तरीकों के अलावा खिलाड़ियों के लिए इनशनेट डेमन कोर्ट से बाहर निकलने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। जी जनाब। फौरन ही नेचर हॉल और 100 फ्लावर पैलेस दोनों के अरकान ने गार के गिर्द एडवांस बैरियर्स लगाना शुरू कर दिए। इन बैरियर्स के होते हुए ट्रिचार के खिलाड़ियों के लिए भी गार में दाखिल होना या वहां से निकलना मुश्किल होगा। गार के गिर्द कई बैरियर्स लगते देखकर वन इगहोस्ट ने टेलीपोर्टेशन पोर्टल की तरफ देखा। इसकी आंखों में एक सर्द चमक आई जब इसने अपने आप से सोचा, देखते हैं कि जब तुम डंजन से बाहर निकलोगे तो क्या तुम अब भी इतने ही सख्त रहोगे। दरीं असना, क्लेज़ रियो अपना सर हिलाकर आह भरे बगैर न रह सकी जब इसने वन इगहोस्ट से निकलने वाली कातिलाना लहर को महसूस किया। अगरचे वो नहीं जानती थी कि सोकियुनल्यू ने ऐसा पागलाना अक़दाम क्यों किया, लेकिन इसमें कोई सवाल नहीं था कि सोकियुनल्यू ने उनकी 2 गिल्ड्स को नाराज कर दिया था। आखिरकार इनमें से किसी भी गिल्ड ने शुरू में मनी ईचर कदीम दुनिया में बहुत से 5 माहिरीन भेजने का मंसूबा नहीं बनाया था। इस सूरत हाल ने उनके बहुत से मंसूबों को नाकाम बना दिया था और उन्हें अपने मंसूबों को रोककर दोबारा मुनज़्ज़म करना पड़ेगा। अभी अगर वो सोकियुनल्यू के खिलाफ कार्रवाई न करने का इंतखाब करती भी
तब भी वन इघोस्ट यकीनी तौर पर सौ कीयुनल्यू को नहीं छोड़ेगा। वो शायद 100 कीयुनल्यू की टीम का इस वक्त तक शिकार करेगा जब तक कि वो सब अपने अकाउंट डिलीट न कर दे। आखिरकार ये पहली बार नहीं था जब वन इघोस्ट ने ऐसा कुछ किया था। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।